ऋषि इंटेलिजेंस, इन दो शब्दों को आप थोड़ा समझाएंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हम नेचुरल इंटेलिजेंस किसे कहेंगे और उसकी पराकाष्ठा क्या होगी? ऋषि इंटेलिजेंस। एक व्यक्ति मनुष्य रूप में सबसे उच्च स्तर तक जो पहुंचेगा वो ऋषि इंटेलिजेंस तक ही पहुंचेगा। ये जो टाइटल है बुक का, ये इस अवधारणा को समझकर रखी गई है। इस शब्द में हम लोकाचार शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ये संस्कृति के परिधि में आएगा, मतलब जो हम कहते हैं भाषा, भूषा, भजन, भोजन, भवन, ये जो 5 पैरामीटर है, ये उसके डायमेंशन में आएगा कि लोग जुड़ नहीं पाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी कलम के इस नए एपिसोड में। आज हमारे साथ जो ऑथर जुड़ने वाले हैं उनका नाम है रवि सिंह चौधरी जी। एजुकेशन में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, प्रोफेशनली बायोमास एनर्जी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस सब के अलावा एंशिएंट वैदिक साइंसेज में बहुत रुचि है उनकी, और भारतीय दर्शन शास्त्र, विज्ञान, इस सब के अराउंड उन्होंने एक पुस्तक लिखी है ऋषि इंटेलिजेंस, जो वो बताते हैं कि उन्होंने अपना ऋषि ऋण चुकाने के लिए लिखी है। तो ऋषि इंटेलिजेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने के दौर में ये किताब क्यों रेलेवेंट है, चलिए करते हैं रवि सिंह चौधरी जी के साथ आज बातचीत। शुरू करें? जय श्री राम सर। जय श्री राम। जैसे पूरा विश्व राममय है, तो राम जी अयोध्या तो आ गए, अब वो उनके आध्यात्मिक मूल्य हमारे हृदय में उतरें, हमारे आचरण में उतरें। ये अब न्यू जर्नी, न्यू बिगिनिंग है। कह सकते हैं कि उनका अयोध्या आना यदि न्याय है तो उनकी स्पिरिचुअल लर्निंग्स को हमारे जीवन में उतारना नया अध्याय है। बिल्कुल। उस नए अध्याय की शुरुआत आपकी किताब जैसे करती है ऋषि इंटेलिजेंस। काफ़ी क्लीशे सवाल है बट ज़रूरी है। ऋषि इंटेलिजेंस, इसको आप इन दो शब्दों को आप थोड़ा समझाएंगे? इसको मैं एक बिजनेस के टर्म में अगर बताऊं तो प्रोडक्ट मार्केट फिट बोलते हैं। कोई भी अच्छी चीज़ है उसको भी लोगों तक पहुंचाने के लिए एक पैकेजिंग की ज़रूरत होती है। तो ये जो पुस्तक है मुझे यूथ तक पहुंचानी थी, है ना। ऐसे व्यक्ति तक पहुंचानी थी तो ज़्यादा विश्वास नहीं करता है, वो क्यूरियस है, वो प्रश्न बहुत करता है और वो साइंस की बहुत कद्र करता है, सम्मान करता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसमें, और वो साइंस की जो अभी जर्नी में जो आखिरी पड़ाव तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो अभी का पड़ाव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें जो शब्द आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और तो हम नेचुरल इंटेलिजेंस किसे कहेंगे और उसकी पराकाष्ठा क्या होगी? ऋषि इंटेलिजेंस। एक व्यक्ति मनुष्य रूप में सबसे उच्च स्तर तक जो पहुंचेगा वो ऋषि इंटेलिजेंस तक ही पहुंचेगा। तो ये जो टाइटल है बुक का, ये इस अवधारणा को समझकर रखी गई है। सबसे पहले तो एक छोटी सी बात, प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट और इंडेक्स, ये पेजेस हटा के सिर्फ चैप्टर्स की भी बात करें ना, 100-125 पन्ने की किताब है। और जैसा आपने बात कही कि जिस इंटेंट से लिखा था, मात्र 100-125 पन्नों ने बाकायदा वो इंटेंट निभाया है। वो डेंट, इस बिलीफ सिस्टम पे वो डेंट मारने पे आप बखूबी कामयाब रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहीं लिखा है कि जो नॉलेज ऑफ वेदास और नॉलेज ऑफ काउज, जब हम इसकी बेकदरी करते, इसको साइड में रख देना, ये भूल जाएं, तो फिर सिर्फ हिस्ट्री ऑफ क्षत्रिय किंग्स वही याद रह जाता है। बिल्कुल। और ये भी वेद में लिखा हुआ है। और ये भी वेद में लिखा हुआ है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें नॉलेज ऑफ काउज और नॉलेज ऑफ वेदास रखना। तो नासदीय सूक्त पे आते हैं। यहाँ पे जैसे मैं काफ़ी स्पिरिचुअल मास्टर्स से मिलना होता है मेरा इस चैनल की बदौलत, तो वो 5D रियलिटी की बात करते हैं और काफ़ी न्यू एज मेटाफिजिकल टर्म्स में काफ़ी अच्छी बात समझाते हैं 5D रियलिटी में। तो बताते हैं ये 4D से 5D ट्रांजिशनल शिफ्ट हो रहा है इस समय अर्थ का। तो इस शिफ्ट में टाइम और स्पेस के बियॉन्ड जाने की बात करते हैं वो। बिल्कुल। कुछ ऐसी ही बात आपने भी की है, और जब मैं ये बात अपने आसपास वालों से करता हूँ ना, उन्हें उतनी समझ में आती नहीं है। उनके लिए कंस्ट्रक्ट एक है टाइम और स्पेस का बना हुआ है कि एवरीथिंग किसी न किसी समय पे ही होगा, कुछ ना कुछ किसी जगह पे ही होगा। थोड़ा आप समझ सकते हैं इसको? जी, किसी को आप पूछे कि ऐसे समय के बारे में बताओ जो जहाँ समय ना हो, तो ये थोड़ा पैराडॉक्सिकल है।
या ऐसे स्थान के बारे में बताओ जहाँ स्थान ही ना हो, है ना। तो इसको मैं कहता हूँ कि ये भाषा की सीमा है। आप भाषा से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो जब भाषा से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो थोड़ा अटपटा सा लग रहा है और समझ में भी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं काल या महाकाल, है ना, और हम कहते हैं प्रलय है, सृजन है, प्रलय शब्द का भी प्रयोग करते हैं, तो प्रलय में क्या समाप्त होता है? स्पेस एंड टाइम समाप्त होता है, समय ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। समा जाता है किसमें? महाकाल में। काल टाइम को हम कहते हैं, तो महाकाल क्या हो गए? वो बियॉन्ड टाइम हो गए, समय से परे हैं। तो उसमें मैंने जैसे कहा है कि आप उन्हें पास्ट में ढूंढेंगे, सोचेंगे मरने के बाद मिलेंगे, फ्यूचर में ढूंढेंगे, ये निराधार है इन ऐसे वाक्यों का भी प्रयोग करना, क्योंकि समय से अगर परे हैं तो वो तीनों काल में है या कालातीत हैं, वो कालातीत हैं। तो ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि जो इवोल्यूशन है, ब्रह्मांड का जो निर्माण हो रहा है, तो स्पेस और टाइम भी एक मॉडिफिकेशंस है, वो कोई परमानेंट प्रॉपर्टी और नित्य नहीं है वो, ठीक है। अब मैं ऋषि चर्चा पे अगर मैं आऊँ तो ऋषि कणाद जब तत्वों का विवेचना कर रहे हैं, पदार्थों की विवेचना कर रहे हैं, तो उन्होंने बदलते हुए जो सारे तत्व हैं, जैसे जल तत्व है, वायु तत्व है, उसके साथ में उन्होंने दिशा और काल को रखा है, ठीक है। तो जैसे पदार्थ विज्ञान जब हम पढ़ते हैं साइंस में भी, तो हम देखते हैं कि अच्छा पदार्थ वो होता है जो अपना रूप बदलता है, प्रॉपर्टी बदलता है, कैरेक्टरिस्टिक बदलता है, वो परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार स्पेस और टाइम भी परमानेंट नहीं है, स्टैटिक नहीं है, वो भी रूप बदलते हैं, नष्ट भी होते हैं। इसलिए नासदीय सूक्त में जब बात आ रही है समय और काल की, तो इस बात को समझना आवश्यक है कि उसका भी निर्माण हो रहा है और उसका भी विनाश हो रहा है। हमें नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि जो पहला लाइन मैंने कहा था, ऐसे समय की हम कल्पना नहीं कर सकते जब समय ही ना हो, तो ये भाषा की समस्या है। हम उसे बाइनरी लॉजिक, बाइनरी फ्रेमवर्क में उसको फिट नहीं कर सकते। तो ठीक उसी प्रकार जैसे कोई कविता लिखी जाती है भावनाओं के आधार पर, लेकिन भावनाओं को पूर्ण रूप से आप कविता में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वो भी इन एग्जैक्ट नहीं होता है। लेकिन भावनाएं फिर हमें लगती है कि लॉजिकल नहीं है, बहुत लोग को लगती है उसकी भावनाएं लॉजिकल नहीं है। तो लॉजिकल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, वो है ना। तो ये जो समझ में नहीं आती है हमारे फ्रेमवर्क का दोष है, और भाषा के परिधि में रख के जब हम बात करते हैं तब हम वहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसको मान के चलना है कि ठीक है, समझ में नहीं भी आएगा, व्यक्ति नहीं भी मानेंगे, क्योंकि ये अनुभवजन्य विषय है। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन लैंग्वेज एंड वर्ड्स। इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इसको कन्विंस या बाई फोर्स लोगों को नहीं बताना चाहिए कि देखो ऐसा है, क्योंकि वो फिर बोलेंगे प्रूफ बताओ, और प्रूफ फिर वो लैंग्वेज के डायमेंशन में या भौतिक डायमेंशन में होगा, और जो उससे परे है तो फिर उसको कैसे हम बता सकते हैं। जैसे आपने कहा प्रूफ बताओ, तो ये प्रत्यक्ष, प्रमाण, और जो प्रमाण के भी 4 प्रकार हैं, वो आप बता सकते हैं एक बार? जी, इस पुस्तक में एक अध्याय मैंने तर्कशास्त्र पे रखा है, ठीक है, कि क्योंकि ज्ञान मार्ग में आने के भी पहले या अध्यात्म में भी आने के पहले आपको पहले तो प्रश्न करने की जो आपकी क्षमता है वो बढ़िया होनी चाहिए। आपकी जो प्रमाणों की जो एनालिसिस करने की क्षमता है वो भी आपकी समझ में होनी चाहिए, और आप ही जज करिए कि हम जो बात करेंगे वो सही है या गलत है। तो पहले ये तो सीखें कि सही और गलत या प्रमाण करना या उसका निर्णय हम कैसे करें। तो उसमें 4 जो आधार बताए जाते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो डायरेक्ट परसेप्शन अगर इंग्लिश में बोले, जो इंद्रिय का विषय है ना। स्पर्श भी प्रत्यक्ष हम कहते हैं, लेकिन उसमें अक्ष शब्द है तो लोगों को सिर्फ लगता है कि आँखों की बात हो रही है, लेकिन प्रत्यक्ष जो है सारे इंद्रियों की बात करता है। उसमें स्पर्श भी है, उसमें ध्वनि भी है ना, उसमें वायु से भी कोई अगर सेंसेस जितने भी होंगे वो सब प्रत्यक्ष में आएंगे। और ये सबसे ज़्यादा संतुष्ट करता है व्यक्ति को। अगर भगवान दिखाई देते, कोई समस्या ही नहीं थी विचारधारा की, मतलब सब मान लेते ना। दिखाई नहीं देते हैं इसलिए संतुष्टि नहीं होती है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। लेकिन विज्ञान पे अगर मैं आऊँ, प्रत्यक्ष की एक समस्या है कि वो वर्तमान काल में होता है। अगर वो भूतकाल में हो रहा है तो वो तो अनुमान है, क्योंकि वो फिर स्मृति का पार्ट हो गया, मेमोरी का पार्ट हो गया, और मेमोरी में दोष आ जाता है। मेमोरी 100% नहीं होती, तो दोष आ गया तो उसे प्रत्यक्ष ना करके हम कहते हैं वो अनुमान है, थोड़ा सटीक अनुमान है लेकिन वो अनुमान ही है।
तो विज्ञान क्या करता है, वो क्या करता है, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करता है, डेटा रिकॉर्ड करता है और ग्राफ बनाता है। तो ग्राफ में हम क्या देखते हैं कि नेचर ऑफ चेंज देखते हैं, और उससे हम अनुमानित करते हैं कि अब मौसम विभाग जो कहता है कि ये अनुमान है कि अब वर्षा होगी, वो एक पैटर्न पे करता है। तो विज्ञान भी प्रिडिक्शन पे काम करता है और प्रत्यक्ष के सारे अनुभवों को रिकॉर्ड करके अनुमानित करता है चीज़ों को, विषयों को। इसका मतलब प्रत्यक्ष के सहारे के बिना अनुमान भी अधूरा है, लेकिन विज्ञान अनुमान को मानता है और अनुमान के ही आधार पर है। तो कोई व्यक्ति अगर कहता है कि यू लिव ओनली वंस, हमने देखा नहीं है मरने के बाद क्या होता है, ठीक है, हम जो देखते हैं समझते हैं वही मानते हैं, ऐसा जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो फिर आप विज्ञान को भी नहीं मानिए, क्योंकि वो प्रत्यक्ष आधारित नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष एक ही डायमेंशन में होगा वर्तमान काल में, और एनालिसिस टाइम के अलग अलग डायमेंशन, तीनों डायमेंशन में होता है, ठीक है। तो आपकी जो विचारधारा या जो समझ है कि हम नहीं मानते जिसे हमने नहीं देखा है, तो फिर आप अनुमान को भी मत मानिए। फिर दो जो और विषय आता है जिसमें हम कहते हैं शब्द प्रमाण और उपमान प्रमाण। अब कई ऐसे विषय आते हैं, जैसे बच्चे को समझाना है जीब्रा के बारे में, तो मैंने खुद नहीं देखा है, तो हम लोग कहेंगे कि अच्छा घोड़े को देखो, समझो कि वो घोड़ा जैसा दिखता है लेकिन उसके शरीर पर धारियां हैं सफ़ेद और काले रंग की। तो हम क्या करते हैं, एक एनालॉजी देते हैं, वो एग्जैक्ट नहीं होता है लेकिन वो भी एक प्रमाण है, क्योंकि हमने जो आधार रखा है वो तो कम से कम प्रमाणित है कि वो उसके जैसा दिखता है। तो यहाँ पर थोड़ा हमने प्रत्यक्ष को, अनुमान को प्रयोग किया, लेकिन सटीक अनुमान नहीं है ये, हमने अपनी कल्पना का भी प्रयोग किया और अपने कल्पना का सृजन सामने वाले में कराया। तो जब भी कुछ कठिन विषय आता है, अब जैसे भगवान की जो रूपों की बात है कि 4 उनके हाथ हैं, कहीं 10 हाथ है, तो ये एनालॉजी या उपमान के डायमेंशन में ही आएगा, क्योंकि ना तो वो प्रत्यक्ष कर रहा है हम व्यक्ति, ना अनुमान ही लगा सकता है कि ऐसे ही होंगे। और जो आखिरी है, जो शब्द प्रमाण है, अब साइंस में अगर मैं कहूँ कि अगर 400 साल में किसी ने एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेलोसिटी के बारे में रिसर्च किया है, पढ़ाई की है, तो मैं फिर से ग्रेविटी और वहाँ पे बात करने नहीं जाऊँगा। न्यूटन ने अगर किया है या फिर आगे के साइंटिस्टों ने, तो हम क्या करते हैं कि जहाँ तक कार्य हुआ है वहाँ से प्रारंभ करते हैं, उसको ही एक प्रमाण मानते हैं। तो जो आप्त पुरुषों का प्रमाण है कि हाँ ये ऋषि प्रज्ञा है, ऋषियों ने ऐसा कहा है, तो कहा है, तो मुझे मानने और नहीं मानने का विषय है ही नहीं, क्योंकि वो शब्द प्रमाण है इसलिए लिखा है। वो अलग बात है कि वो प्रिंटिंग में त्रुटि हो, प्रिंटिंग के समय कोई दोष आ गया, वो अलग विषय है। लेकिन अगर ऋषियों का ये वचन है, अगर कोई पंक्ति दिख रही है, तो उसे हम प्रमाण मानते हैं और वहाँ से आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। जैसे कि वेदों में गाय को कह रहे हैं कि प्रजन्य पत्नी है, बादलों की पत्नी है। अब ये नहीं भी समझ में आ रहा है, तो ये बहुत बाद में समझ में आएगा। अगर मैं इसको उदाहरण स्वरूप बताऊं तो जिम्बाब्वे के फार्मर हैं, उन्होंने वो 40,000 हाथियों को मरवा दिया ताकि वन सुरक्षित हो जाए। उन्होंने कहा कि शाकाहारी जीव वनों को ख़त्म कर रहे हैं, फिर पता चला कि नहीं, वन का और ह्रास होने लगा। तो उसका रिप्लेसमेंट ऑब्वियसली संभव नहीं था। 40,000 हाथी आप कैसे लाओगे, इतने भारी भरकम जंतु हैं। तो उन्होंने गायों से इसको रिप्लेस किया, और जब गायों को लाया तो उन्होंने देखा कि गोबर धरती पर गिर रहे हैं और गोबर को खाने के लिए मिट्टी के नीचे के जीव ऊपर आ रहे हैं। उससे मिट्टी की जो परफोरेशन है, मिट्टी की जो जुताई है, वो अपने आप हो जा रही है। और मिट्टी का जब स्वरूप बदलता है, फिजिकल टेक्सचर बदलता है, तो पानी रुकता है। पानी जब रुकता है तो घास आती है। तो गाय आई तो अपना भोजन स्वयं उगा दी और फिर घास को वो खाती है, और उसके आंत में जो इंटेस्टाइन में जो जीवाणु है, वो जीभ से, क्योंकि वो जुगाली करती है, तो वो बाहर आता है और घास पे पड़ता है। अब उसमें से कई ऐसे जीवाणु हैं जो बादल में आइस न्यूक्लिएशन टेम्परेचर चेंज कर देते हैं बादलों का। तो बारिश सिर्फ इवापोरेशन से ना होकर के थोड़ा उसमें बर्फ बनता है। पहली बारिश में बर्फ क्यों होता है, तभी वो बारिश होती नहीं, तो बादल उड़ के फिर जो है आगे बढ़ जाएगी। तो जहाँ गाय आई वहाँ प्रकृति को पूरा वो मैग्नेट, चुंबक की तरह खींचते हुए वहाँ वर्षा तक करा दी। तो अब देखिए, वेद में बस लिखा हुआ था प्रजनन पत्नी है। अब हम इसे कथाओं से भी समझ सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि वो शब्द प्रमाण है, क्योंकि लिखा हुआ है, वो शब्द प्रमाण है, तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, तभी वो लिखा गया है। पति पत्नी जैसे, ठीक है, आज का समय में है, अलग अलग रहते हैं अलग अलग कारणों से, लेकिन जब भी ये लिखा गया होगा तो समय पति पत्नी साथ में ही है। इसका मतलब जहाँ गायों की संख्या होगी वहाँ वर्षा होगी। तो आप देखिए कि चारों प्रमाणों को हमने अभी आपके साथ साझा किया।
और उसके उदाहरण में जैसे आपने बताया भी, तो आपने तो फिर भी लॉजिकली बता दिया, मुझे मस्त समझ में आया। पर जैसे आप, क्वेश्चन इनिशियली ये था कि प्रमाणों के प्रकार, प्रूफ, बिना प्रूफ के लोग बात नहीं मानते हैं, प्रूफ के टाइप्स बताए, उसमें आपने उदाहरण के रूप में जैसे बताया है। तो गाय से मुझे याद आया, गौ संहिता भी आपने पुस्तक लिखी है। आपका एक बार वर्क स्पेस जो है, प्रोफेशनली आप क्या करते हैं, वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, क्योंकि उसके ऊपर आपने किताबें भी लिखी हैं, गौ संहिता, कृषि संहिता। जी जी। मेरे दिमाग में ये बात भी आती थी कि अच्छा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 300 साल हुए हैं, भारत को आप कह रहे हैं कृषि प्रधान देश है, तो क्या ये एक मैं कंजर्वेटिव टाइमलाइन लूँ 10,000 साल, वो 50,000 साल भी हो सकते हैं, मैं कंजर्वेटिव टाइमलाइन लेता हूँ। 10,000 साल में ऐसा किसी ने नहीं किया होगा कि कृषि के थोड़े ऑब्जर्वेशंस किसी ने लिखे हो कि ऐसे करना चाहिए। और फिर मुझे मिले ग्रंथ, 7 से 8 ग्रंथ मिले पूरे कृषि पर ही। ऐसा नहीं कि कृषि के बारे में थोड़ा सा 5-6 श्लोक, नहीं, पूरे 150 श्लोक, 300 श्लोक, 500 श्लोक ऐसे इकट्ठे मिल रहे हैं। तो वहाँ पर एक बात समझ में आई कि थोड़ा सा भौतिक विज्ञान की तरफ भी जाया जाए। अध्यात्म पर कार्य हुआ है। ऋषि इंटेलिजेंस मैंने लिखा था वैज्ञानिकों के लिए, जो वेदों में कृषि और गौ के बारे में जो बातें हो रही हैं उसको स्यूडो साइंस कह रहे हैं, उसको साइंटिफिक नहीं मान रहे हैं। तो हमारा विज्ञान किस भाषा में बात करता है, उस भाषा के लिए मैंने ऋषि इंटेलिजेंस लिखी, इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन जो पुस्तक है कृषि संहिता और गौ संहिता, उसमें है कि जहाँ जहाँ कृषि की चर्चा हुई है उसके मुख्य 6 श्लोक जो है उसको मैंने कृषि संहिता में एक मैनुअल की तरह लिखा, एकेडमिक बुक की तरह नहीं। और गौ संहिता में गायों के बारे में जितनी भी बात हुई है, महिमा मंडन नहीं, उसके उपचार के बारे में, गौ पालन के बारे में, कैसे रख रखाव करना, उसका संकलन गौ संहिता में। एक ऐसे भविष्य में आएगी पुस्तक वृक्षा आयुर्वेद संहिता, जो कंप्लीट कृषि के ऊपर होगी, मतलब जितने भी श्लोक हैं वो एक पूरा संकलन होगा। तो वहाँ पर मुझे दिखा, अच्छा आयुर्वेद में कह रहे हैं कि अच्छा पंच महाभूत आधारित है आयुर्वेद, त्रिदोष आधारित है। नहीं कहा कि ये मनुष्य के शरीर के आधारित है, क्योंकि वात पित्त कफ तो पंच महाभूत से अगर बना है तो पंच महाभूत में पूरी सृष्टि आ गई, और उससे पौधे भी बने हैं और पशु भी बने हैं। इसका मतलब आयुर्वेद के सिद्धांत पशु पे भी काम करेंगे और पौधे पे भी काम करेंगे। तो वात पित्त कफ पौधे की समझना और पशु की समझना, ये चरक संहिता के आधार पर नहीं हो पा रही थी, मुझे कठिनाई हो रही थी। तो साइंस की क्या होती है, एक जो यात्रा होती है कि साइंस और एक होता है अप्लाइड साइंस। तो हम जो चरक संहिता पढ़ रहे हैं ये अप्लाइड साइंस है, मतलब मनुष्यों के लिए लिखी गई है। मतलब इसका भी एक फाउंडेशनल साइंस होगा जिसको हम वैशेषिक दर्शन कहते हैं, ऋषि कणाद। तो कृषि संहिता गौ संहिता लिखने के बाद वृक्षा आयुर्वेद की यात्रा पूरी करने के लिए मुझे दर्शन शास्त्र पे जाना पड़ा, और वहाँ से ऋषि इंटेलिजेंस की यात्रा प्रारंभ हुई। तो मेरा कार्य क्षेत्र हमेशा से कृषि और गौ पालन और मिट्टी का घर, इको टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म यही रहा है। और शुरुआती फेज़ में जो पहले 6-7 वर्ष है मैं कॉरपोरेट में काम किया हूँ, गवर्नमेंट नौकरी भी की है, उसे भी त्यागा, और फिर पूर्ण रूप से अब गांव के जो उन्नत विकास के लिए जो भी हम कार्य कर सकते हैं, ग्रंथों के आधार पर जो भी बातें कही गई, शब्द प्रमाण, अगर वो प्रमाणित है तो उसे फिर से वैलिडेट करने की और ढूंढने की, इन्वेंटिंग द व्हील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी 2 पुस्तक और हुई। इसके अलावा जो हिंदी में लिखी मैंने, क्योंकि इसकी जो ऑडियंस है वो मैंने उत्तर भारत को ध्यान में रखकर लिखा था, लेकिन ये दक्षिण भारत में भी बिकी और कम से कम 16 से 20 राज्यों में, 20 राज्यों में ये पुस्तक गई हुई है। और किसानों को एक वैदिक कृषि का एक जो है स्वाद उन्हें मिला है कि अच्छा इस आधार पर हम ऋषि कृषि कर सकते हैं। इन्वेंटिंग द व्हील, ऋषि कृषि, फ्रेजेस बहुत अच्छे हैं आपके। आपने दर्शन शास्त्र बोला, मुझे जितना पता है षड दर्शन, सांख्य, योग, मीमांसा, वैशेषिक, वेदांत, न्याय, तो ये षड दर्शन, 6 के 6 दर्शन क्या क्या किसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं, उनके बारे में आप थोड़ा संक्षेप में बता देंगे? क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत मैं अपने एंड पे कोशिश करता हूँ पढ़ने की, बट मेरे जो समकालीन मेरे फ्रेंड्स हैं, जो स्क्रॉलिंग जनरेशन, ये थोड़ा सा ना इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं, और हैं तो एल्बर्ट कामू, फ्रांज काफ्का, इसमें इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है इनका, जो कि गलत नहीं है, पर थोड़ा ये दर्शन सिर्फ गॉड या रिलीजन के अराउंड नहीं है हमारा, ये भी जिसे आप आज साइंस मान रहे हैं उसके साथ कुछ संबंध है इनका। थोड़ा आप रिलेट करेंगे प्लीज़?
सबसे पहले तो एक बचपन से एक मेरी क्यूरियोसिटी रही थी, वो मैं बता दूं कि हर हिंदी शब्द का इंग्लिश हो कैसे जाता है। ये भी सोचने वाली बात है। इसके दो आधार हो सकते हैं, या तो पाश्चात्य जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसका एक्सपीरियंस दुनिया का इतना ज़्यादा है, इतना महीन है कि वो सारे अनुभवों को, सारे विषयों को अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर सकता है। पहला तो ये। या दूसरा, जब भी वो ट्रांसलेट कर रहा है वो अपनी बात कर रहा है और वो रिडक्शनिस्ट अप्रोच में हमारी बातों को छोड़ दे रहा है। जैसे दर्शन को फिलॉसफी कहते हैं, ये गलत है। फिलॉसफी और दर्शन में बहुत अंतर है। सबसे पहला, दर्शन शास्त्र प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, इस बात को समझना ज़रूरी है। फिलॉसफी एक टाइम और स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में सटीक ऑब्जर्वेशन और विचारधारा और थिंकिंग है। सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, एक जो विचारधारा है किसी 50 वर्ष तक, किसी 100 वर्ष तक बहुत सटीक कार्य करती है और वही विचारधारा 100 वर्ष बाद कार्य करना बंद कर देती है। इसका मतलब क्योंकि टाइम और स्पेस से बंधी हुई चीज़ है वो फिलॉसफी। और एक व्यक्ति के अनुभव का, वो उसका अनुभव करने की क्षमता बहुत अधिक होगी, उसकी ऑब्जर्वेशनल पावर बहुत अधिक होगी। बहुत सम्मान है ऐसे व्यक्ति का जिसने समाज के इतने बारीक को वो समझा। लेकिन फिर भी वो पर्सन डिपेंडेंट है, वो व्यक्ति आधारित है। वो व्यक्ति और उससे 2000 किलोमीटर दूर कोई एक व्यक्ति है, वो तुरंत उससे जो है हम कहते हैं कि वो डिसएग्री कर जाएगा। और ये भी कहा जाता है इट्स ओके टू बी, मतलब आई एम एग्रीइंग टू बी डिसएग्री, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। लेकिन जो दर्शन शास्त्र है ये टाइम स्पेस से भी बंधा हुआ नहीं है और ये 2000 साल पहले अगर कार्य कर रहा था तो आगे के 2000 साल बाद भी काम करेगा। और ये कॉन्क्लूसिव स्टेटमेंट्स है, इट्स नॉट थॉट एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, ये कॉन्क्लूसिव है। दर्शन शास्त्र है, दर्शन माने देखा गया, तो ऋषियों को कहते हैं मंत्र दृष्टा। फाइनली उन्होंने उस चीज को विजुअलाइज किया और फिर लिखा, वो होता है दर्शन। फिलॉसफी इट्स अ रिडक्शनिस्ट अप्रोच कि हाथी को आपने पकड़ा अंधेरे में तो किसी ने पैर पकड़ा तो कहा कि ये खंबे जैसा होता है, किसी ने पूंछ पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ा, कोई भी गलत नहीं है, लेकिन किसी ने पूरे हाथी को नहीं देखा। ये है फिलॉसफी। इट विल ऑलवेज लैग और हर जगह इसका टेम्पलेट फिट नहीं बैठेगा। इंटेलेक्चुअल कहते हैं आनंद के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अप्लाई जब करते हैं तो फेल होता दिखता है। कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट जो हम कहते हैं, कितनी अच्छी विचारधारा रही है, लेकिन वो इतनी बिगड़ कैसे गई, वो लोग उससे कन्विंस क्यों नहीं होते, लोग उसका पालन क्यों नहीं करते? क्योंकि वो लोग टाइम और स्पेस से बंधी हुई है ना। तो पहले तो ये अंतर है। तो फिलोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बना दी गई, उसके अंदर दर्शन शास्त्र आप पढ़ा रहे हैं। जबकि अगर मैं अलग करूं, योग, ये साइकोलॉजी डोमेन का विषय है, फिलॉसफी नहीं है ये, है कि नहीं? क्योंकि योग में हम क्या कर रहे हैं कि मन की शांति हम प्राप्त कर रहे हैं, मानसिक समस्याओं को दूर कर रहे हैं। तो जो हम कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, जो साइंस अब सम्मान करने लगा कि शरीर की समस्या सिर्फ शरीर से ना जुड़ी हुई है, या मनों से भी जुड़ी हुई है। वो पुनर्जन्म की तो नहीं बात करेगा, कर्मों की बात नहीं करेगा, लेकिन ये कहेगा मन से जुड़ा हुआ है, ये मान लिया है उसने। तो जब हम योग की बात करें तो उसमें फिलॉसफी कहाँ है? इसमें तो कहते हैं अथ योग अनुशासनम, दिस इज अनुशासन, प्रैक्टिस है। दिस इज द वन, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 8 स्टेप हैं, अष्टांग योग है, पालन करो ये रिजल्ट मिलेगा। इसको फिलॉसफी नहीं कहते हैं, ठीक है। सांख्य, शर दर्शन पे आने से पहले जी, इससे मुझे याद आया, मैं थिएटर वेटर करता था इससे मेरी लाइफ में, तो कुछ अंग्रेज़ी नाटक का हम हिंदी अनुवाद करके हिंदी अडेप्टेशन करते थे, तो हमें तब भी चैलेंज आता था। तो इसलिए तब हमें समझ में आया ट्रांसलेशन, अनुवाद एक चीज़, एक होता है लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन में हम थैंक्स गिविंग मनाया था, मूल प्ले में, मूल नाटक में थैंक्स गिविंग होता था। हम हिंदी ऑडियंस को बताएंगे तो थैंक्स गिविंग नहीं, हमें होली, दिवाली, दशहरा करना पड़ेगा उसको। बिल्कुल। तो उस तरह हिंदी नाटक का अंग्रेज़ी करते थे, तो साड़ी और धोती को कैसे कर, साड़ी तो अंग्रेज़ी में हो नहीं सकता क्योंकि अंग्रेज़ साड़ी पहनते नहीं, तो हमें विधानों में भी चेंज करने में ऐसे चैलेंज आता था। इस शब्द में हम लोकाचार शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ये संस्कृति के परिधि में आएगा। मतलब जो हम कहते हैं भाषा, भूषा, भजन, भोजन, भवन, ये जो 5 पैरामीटर है, ये उसके डायमेंशन में आएगा कि लोग जुड़ नहीं पाएंगे अगर ये 5 आपकी अलग है। फिर से अगर मैं दोहराऊं, भाषा, लैंग्वेज, भूषा, क्लोथिंग, भजन, बिलीफ सिस्टम अगर मैं बोलूं, ठीक है, भोजन, फूड, जैसे विदेश जाते हैं, बहुत अच्छे जगह जाता है लेकिन बड़े नाखुश होता है, अरे यार खाना अच्छा नहीं मिल रहा है। एंड भवन, हमारा जो भवन है, अब इमिटेट करने के लिए वो ग्लास बिल्डिंग बना देते हैं, लेकिन वहाँ पर क्योंकि कोल्ड एरिया है तो एयर कंडीशनिंग का कॉस्ट कम हो, इसलिए वो सनलाइट को अंदर लाना चाहते हैं।
हम अगर हॉट रीजन में, हॉट क्लाइमेट है, तो ग्लास बिल्डिंग बना रहे हैं तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो भवन भी जो है वो अलग। तो ये जो परिधि है ये है कि जब हम जुड़ाव करते हैं, एक व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं, तो इस पांचों पैरामीटर में जुड़ना चाहिए। तो ये वो विषय हुआ है। दर्शन और फिलॉसफी थोड़ा सा एक मैं कहूँ तो हाँ एक उच्च स्तर पे, क्योंकि ये जो एनालिसिस करने का जो फ्रेमवर्क है वो एकदम अलग है। हमारा ऑब्जर्वेशनल इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है, ऑब्जर्व करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। उनके लिए स्टेटमेंट्स, हाइपोथेसिस, एक जो थ्योरी वो देना उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो एक थ्योरी देते हैं, है ना, वो एक एग्जाम्स देते हैं, वो एक कमांडमेंट्स की तरह एक लॉ की बात करते हैं कि ऐसे सोसाइटी काम करती है, वो फिक्स करते हैं, वो एक रिजिड फ्रेमवर्क है। वो फिलॉसफी है, विचारधारा। लैंग्वेज बैरियर मतलब और लैंग्वेज के अंदर में ही है वो। हाँ। दर्शन लैंग्वेज के बाहर भी है, विजुलाइज भी, एंड मैं कहूँ कि वो मंत्र दृष्टा मैंने ऋषियों ने देखा है उसे उतारा है। शर दर्शन पे आते हैं, हाँ। सांख्य। तो योग से, जैसे मैंने कहा कि अर्थ योग अनुशासनम साइकोलॉजी के डोमेन में आ गया। सांख्य जब हम बात करते हैं, अगेन फिलॉसफी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है जब शब्द प्रयोग होता है पुरुष, प्रकृति और इवोल्यूशन की बात आती है, तो ब्रह्मांड के इवोल्यूशन को हम फिलॉसफी नहीं कहते हैं, वो क्या कहते हैं, थियोरेटिकल फिजिक्स बेसिकली, है ना। तो थियोरेटिकल फिजिक्स जो है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, निर्माण होने की पहले की क्या अवस्था थी, कॉन्शियसनेस एंड मैटर एक सिक्के के दो पहलू हैं, दो अलग चीज़ है, या मैटर से कॉन्शियसनेस निकलता है या कॉन्शियस से मैटर निकलता है। ये जो प्रश्न है ना, ब्रह्मांड का मूल तत्व क्या है, ये हम सांख्य से समझते हैं। मतलब सांख्य से हम क्या करते हैं कि एक्सपेंशन को समझते हैं, इवोल्यूशन को, और योग से उसी एवोल्यूशन को रिवर्स करने के लिए हम इन्वोल्यूशन करते हैं, और तब हम मोक्ष प्राप्त करते हैं। बेसिकली ब्रह्मांड जैसे निर्माण हुआ है, अगर वो प्रोसेस हमें पता है तो अपने मोक्ष का प्रोसेस हमको उसके रिवर्स को कर सकते हैं। तो सांख्य क्या कहता है कि जो भौतिक तत्व है, पंच महाभूत है, बहुत आखिरी में बल्कि उसका निर्माण हुआ है। मतलब मैटर जो है, पार्टिकल है, वो बड़ा अंत में बना है, उसके पहले मन और बुद्धि बन चुका है, ठीक है। और चेतना उसके पहले की है, मतलब चेतना बड़ा ज़्यादा फंडामेंटल है, पहले की है, और जो जड़ है वो बाद की है। और बल्कि जो अनुभवजन्य जड़ तत्व है, जो सेंस ऑर्गन और इंद्रिय प्राप्त करती है उसका अनुभव, वो सबसे अंत का पार्ट है। अब ये ढूंढ रहे हैं गॉड पार्टिकल, तो जब पार्टिकल से आप शुरू कर रहे हैं तो वो हमारा अंत है इवोल्यूशन का। इसके बाद बस सृजन होता है और फिर वो प्रलय होता है, ठीक है। पार्टिकल से ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं हो सकती, ठीक है। तो सांख्य ये बात करता है। तो ये तो थ्योरेटिकल फिजिक्स की बात हो गई। इसको आपने कैसे फिलॉसफी में रख दिया। थ्योरेटिकल फिजिक्स भी फिलॉसफी ही है, लेकिन उसको फिलॉसफी में हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो सांख्य हो गया, ये हो गया, इसको साथ में पढ़ा जाता है। अब न्याय और वैशेषिक ना, वैशेषिक में हम गति, ऊर्जा, मोशन की बात करते हैं, तत्वों की बात करते हैं। तो ये जो शैली है तो फिजिक्स की शैली है, ठीक है। इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल होता है, साइंस इन अ सेंस फिलॉसफी ही है अगर हमने कुछ प्रोडक्ट नहीं बनाया तो, लेकिन हम उसे फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिलॉसफी में नहीं पढ़ते हैं। तो ये जो वैशेषिक दर्शन है ये फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। और उसके साथ जो मैंने बोला न्याय। अब कोई भी साइंस की शुरुआत होती है, हम कहते हैं एरिस्टोटेलियन लॉजिक, ठीक है। लॉजिक पढ़ते हैं, देन फिजिक्स है या साइंस है, देन अप्लाइड फिजिक्स है या अप्लाइड साइंस है, देन इंजीनियरिंग है, देन टेक्नोलॉजी है। ये यात्रा है। और टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। दिस इज दी यात्रा ऑफ, यू कैन से, साइंस। शुरुआत कहाँ से हुई, प्रारंभ कहाँ से हुआ, एरिस्टोटेलियन लॉजिक से। तो हमारे विज्ञान का जहाँ से प्रारंभ होगा वो है वैशेषिक दर्शन, ऋषि कणाद की। इसे हम फिलॉसफी में पढ़ रहे हैं, जिसे हमें एंशिएंट लॉजिक सिस्टम में पढ़ना है। तो 4 विषय मैंने आपको बता दिए। अब जो बचता है वेदांत, ये दिखता है थियोलॉजी की तरह। बेसिकली जो वेस्ट में बिलीफ सिस्टम में एक थियोलॉजी होती है कि, है ना, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, वहाँ कहते हैं भगवान और भक्त अलग होता है। हमारी जो थियोलॉजी है उसमें हम कहते हैं कि वो एक ही होता है, ठीक है। उसमें माया का एक परत है या पर्दा है, वो हमें अनुभव कभी नहीं कराती कि हम उसी ब्रह्म का एक हिस्सा हैं। तो वेदांत में क्या हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि जो यूनिटी की बस बात है, एक ही तत्व है और दूसरा कोई नहीं है ना। वेदांत जो भी बात करेगा, ठीक है, वो अद्वैत की ही मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वेदांत में एकदम जो सबसे कठिन प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, है ना। तो ये जो प्रश्न है, ठीक है, थोड़ा फिलॉसफी से अब ये मिलना प्रारंभ किया, या जो मीमांसा है ये टेक्निकली बहुत ज़्यादा फिलॉसफी से मिलता है।
लेकिन मैं जैसे कहा कि ये कोई विचार नहीं है, ये कॉन्क्लूडेड स्टेटमेंट है। जैसे कि साइंस के एक्सपेरिमेंट को करने के बाद फाइनली लिखा जाता है कि F = ma, फोर्स = मास × एक्सीलेंस। नाउ इट इज़ नॉट एन फिलॉसफी, ये विचारधारा नहीं है। तो उसी तरह वेदांत, और जब हम मीमांसा की बात कर रहे हैं तो ये भी कोई विचारधारा नहीं है, एक हाफ बेक्ड थियोलॉजी नहीं है, ये एक कॉन्क्लूडेड स्टेटमेंट है। हम माने नहीं माने वो हमारे तर्कों की समस्या है और हमारे अनुभव का परिधि या क्षेत्र की समस्या। तो ये जो 6 दर्शन है, मैंने आपको पूरा डिस्टिंक्शन बता दिया कि ये फिलॉसफी का पार्ट है ही नहीं। अगर फिलॉसफी डोमेन के कोई अगर इसको पढ़ेंगे और समझना चाहेंगे तो फिर वो कॉम्परेटिव एनालिसिस में चल जाते हैं, जो वो वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ रहे होते हैं, और वो चीज़ें यहाँ ढूंढ रहे होते हैं, मिलती नहीं है, तो उन्हें लगता है कि एडवांस नहीं है, बिकॉज ये डोमेन ही अलग है। गॉट इट सर। अब जैसे आपने F = ma का एग्जाम्पल देके बताया, तो कॉन्क्लूसिव स्टेटमेंट है और इसके आधार पे हमें आगे शोध करनी है, बिल्कुल, ना कि इसी को क्वेश्चन करना है। जैसे हम न्यूटन को क्वेश्चन नहीं करने लग जाते हैं, न्यूटन के 3 लॉज दोबारा नहीं खोजने लग जाते हैं, इन्वेंटिंग द व्हील। आपने कॉन्शियसनेस का जिक्र किया, यहाँ पर थोड़ा मैं रोकना चाहूँगा। विज्ञान में भी ये होता है, जब रिलेटिविटी थ्योरी आती है तो क्लासिकल फिजिक्स वो थ्योरी ही है और वो हाफ बेक्ड ही है, लेकिन हम उस व्यक्ति का, उस वैज्ञानिक का सम्मान करते कि उसकी एक विधा है, उसका एक प्रोसेस है इंक्वायरी का, ढूंढने की एक प्रक्रिया, उस विषय का सम्मान करते हैं। तो आने वाले साइंटिस्ट हमेशा पिछले वाले साइंटिस्ट के बातों को काटते ही हैं और गलत ही साबित होता है। ऐसा नहीं कि वो नित्य नहीं है, वो जो सत्य है वो परम सत्य नहीं है, विज्ञान परम सत्य नहीं होता है। तो न्यूटन भी गलत होते हैं, लेकिन हम उनके मेथड का सम्मान करते हैं, उसी मेथड को आगे लेके जाते हैं। और ये ऋषियों के साथ भी जो मेरा अनुभव रहा है, वो पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट आता है ना, कि एक कह रहे हैं कि नहीं अणु आधार है, एक कह रहे हैं कि नहीं एक सिंगल एक चेतन तत्व आधार है, एक कह रहे हैं कि नहीं पुरुष प्रकृति के ऊपर हम नहीं जानते हैं। तो ये कुछ ऐसी बात होगी कि फिजिक्स का जो टीचर है वो केमिस्ट्री की बात नहीं करता है ना, और केमिस्ट्री का जो है मैथ्स की उतनी बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर भी, लेकिन ऋषियों में भी दिखता है कि कुछ स्टेटमेंट्स टकराते हैं आपस में, लगता है कि ये तो थोड़ा एंटी है, पैराडॉक्सिकल है। लेकिन यही जब हम साइंस का सम्मान कर रहे हैं तो साइंटिस्टों का भी सम्मान करते हैं। तो क्या सही क्या गलत, कि अद्वैत है कि द्वैत है, मूर्ति पूजक है कि नहीं है, हमें उस विधा और उस प्रोसेस के सम्मान करना चाहिए। किस प्रोसेस से ये कंक्लूड कर रहे हैं, उसकी इंक्वायरी हमें समझने की जरूरत है। ये दर्शन शास्त्र हमें सिखाता है कि अपनी दृष्टि, अपना लेंस आप थोड़ा भारतीय करो, जैसे ऋषियों ने किया था। यही है दर्शन शास्त्र का आधार। लेंस को भारतीय करो। चेतना, आपने कॉन्शियसनेस वर्ड यूज़ किया, हिंदी मीनिंग हो गया चेतना, मैटर, कॉन्शियसनेस, फिर हम क्वांटम फिजिक्स के फील्ड में चले जाते हैं। इसको थोड़ा आप एलेबोरेट कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कॉन्शियसनेस का मतलब हो गया स्मृति, मैक्सिमम इतना ही जानते हैं, कॉन्शियसनेस मतलब मेमोरी, इससे ज़्यादा लूज ट्रांसलेशन में इतना ही जाते हैं। थोड़ा इसको आप एलेबोरेट कर सकते हैं। मेमोरी हो गया स्मृति, अगर ट्रांसलेशन करें स्मृति मेमोरी, ठीक है। मेमोरी भूला भी जा सकता है, मेमोरी डिस्ट्रॉय भी होता है ना। चेतना डिस्ट्रॉय नहीं होती है, पहला तो बहुत बेसिक है डिफरेंस इसमें। यदि कॉन्शियसनेस, पहले मैं साइंस में ही जाता हूँ। साइंस में ये कहते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टी और इनहेरेंट प्रॉपर्टी, ये 2 वर्ड है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है कि उसमें निहित है, वो उसका कारण है, उसमें इनहेरेंट है, वो बाहर से नहीं है। और इमर्जेंट प्रॉपर्टी होती है कि 2 तत्व 3 तत्व मिले और उसमें कुछ ऐसा निकला जो पहले नहीं था इन तीनों में, ठीक है, इमर्जेंट प्रॉपर्टी। तो एक कुछ वर्षों पहले, कुछ दशक पहले ये कहते थे कि शरीर के सारे अंग जब एक साथ जुड़ते हैं तो चेतना उसमें आ जाती है। लेकिन आज की जो टेक्नोलॉजी, आप सारे अंग आप ला सकते हैं, आप उसमें जोड़िए, वो व्यक्ति जीवित नहीं होता है। तो ये एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी नहीं है। पीस वाइज पार्टिकल्स को जोड़ के आप क्रिएशन नहीं कर सकते, बल्कि क्रिएशन ही विस्तार होकर के ये इतनी विविधता के साथ आता है, ठीक है। तो हमारे ऋषि कहेंगे कि ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, और सिर्फ या केवल इनहेरेंट नहीं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जड़ की भी आवश्यकता नहीं है, चेतन अलग से भी रह सकता है, उसको जड़ की भी आवश्यकता नहीं है। जड़ और प्रकृति तत्व तो उसमें अगर नहीं है तो वो एनिमेट होता हुआ नहीं दिखेगा, वो एक्शन वो लगेगा कुछ निष्क्रिय जैसा है, लेकिन वो फंडामेंटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो पहले तो ये डिफरेंस मैंने बता दिया। क्वांटम फिजिक्स का जो
अगर मैं जो स्कूल के स्तर पर हम लोग सभी पढ़ते हैं, जो कहते हैं कि अच्छा पोजीशन एंड मोमेंटम को एक साथ मेज़र नहीं किया जा सकता, उसमें एक हमेशा एरर आएगा। फिर कहते हैं कि जो लाइट है वो वेव है कि पार्टिकल है, फोटोन है कि वेव है। कहते हैं ना कि जब स्ट्राइक करता है तो फोटोन जैसा बिहेव करता है, बट ट्रैवल करता है तो वेव की तरह होता है। ये बहुत बड़ा डिबेट है। अब ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और मेजरमेंट में भी कह दे रहे हैं कि एक एरर इनहेरेंट है, इस एरर को हम नहीं ठीक कर सकते। तो हमें मान लेना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट का भी एक सीमा है। जैसे हमारी सीमा थी जब हम नासदीय सूक्त नहीं बता पा रहे थे कि ऐसा कौन सा समय होगा जब समय ही ना हो, नहीं बता पा रहे हैं, तो ये भाषा की समस्या है, हमारी एक सीमा आ गई। उसी तरह के इंस्ट्रूमेंट की सीमा है जब साइंस ने देखा कि अब यहाँ इस एरर को हम ठीक ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम स्टैटिक डायमेंशन में है ही नहीं, पृथ्वी भी घूम रही है, ब्रह्मांड भी, हम जो इंस्ट्रूमेंट रखेंगे उसमें ही इनहेरेंट एरर है। मतलब वो आइंस्टीन कह रहे हैं अच्छा कोई गति में होती है तो छोटी हो जा रही है, तो कहा कि ठीक है नापते हैं, तो बोला कि बस को नापने के लिए आप साथ में जाएंगे तो टेप जो मेजर करेंगे वो भी तो मोशन में, वो भी तो छोटी हो गई साथ में, तो आपको दिखेगा ही नहीं कि वो छोटी हुई क्या, ठीक है। वो रिलेटिविटी की बात होगी, क्वांटम की नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं ना कितना समस्या आ रहा है मेजरमेंट में, मतलब विज्ञान वहाँ थोड़ा फंस रहा है कि अब हम कैसे करें अपना जो विश्लेषण है, एक्सप्लेनेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन है, ऑब्जर्वेशन है, रैशनैलिटी है, इंपेरिकल एनालिसिस है, ये सब फेल हो रहा है। तो इंपेरिकल एनालिसिस और रैशनैलिटी एंड लॉजिक, ये आधार है साइंस का, यहाँ फेल हो गया। तो यहाँ पर इसका मतलब हमें फ्रेमवर्क थोड़ा बदलना पड़ेगा। अभी मैं कृषि वैज्ञानिकों के पास भी गया तो मैंने कहा कि अग्निहोत्र से फंगस की समस्या खत्म होती है, तो उन्होंने कहा इसको वैलिडेट करने के लिए कौन सा साइंटिफिक मेथड हम लगाएंगे। तो मैंने पूछा कि आपके पास साइंटिफिक मेथड क्या है, तो उन्होंने कहा डबल ब्लाइंड ट्रायल है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड ऑल, ऐसे ऐसे ऐसे। तो कह रहे इसमें ये वेरिएबल्स फिट ही नहीं हो रहे। तो मैंने बोला सर तो नया फ्रेमवर्क चाहिए। आप फ्रेमवर्क को फ्रीज क्यों मान रहे कि यही जीवन का सत्य और ब्रह्मांड का सत्य बताता है, ये भी तो अपग्रेड होना चाहिए जो आपका तरीका है। तो वहाँ पर अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे आता हूँ मैं। अब यहाँ पर वैशेषिक दर्शन कैसे उसका समाधान करेगा, ठीक है। मतलब अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि ये अच्छा है ये बुरा, जब तक हमें ऑब्जेक्टिवली बताए नहीं कि ये कर क्या रहा है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वही जो लाइट का जो प्रॉब्लम है कि फोटोन है कि वेव है, वो समस्या वहाँ पर दिखती है कि जो भी उसमें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, मतलब एक वॉल है जिसमें स्लिट छिद्र रखा गया है और लाइट को पास कराया जाता है, और एक वॉल पे उसका ऑब्जर्व किया जाता है कि कहाँ पार्टिकल हिट कर रहा है, फोटोन कहाँ हिट कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि ऑब्जर्वेशन का तरीका अगर बदल रहे हैं तो रिजल्ट बदल जा रहा है। सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी से लाइट जा रही है, लेकिन ऑब्जर्वेशन कैसे हो रहा है उसके हिसाब से कॉन्क्लूजन ही चेंज हो जा रहा है। तो वो एरर को उन्होंने मान लिया कि ये हमेशा एरर रहेगा। अब वैशेषिक दर्शन क्या कहेगा कि फिजिक्स में चेतना को आप क्यों नहीं लेते हैं, ऑब्जर्वेशन तो आप कर रहे हैं, आपकी वजह से वो एरर आ रहा है, क्योंकि सिस्टम में आपने अपने आप को इंक्लूड नहीं किया है कि आपका भी प्रभाव है प्रकाश पर। प्रकाश है सत्व, आपके अंदर ही है सत्व रज और तम। तो सत्व के साथ मिलेगा तो थोड़ा तो बदलाव करेगा ही करेगा, है ना। तो एरर क्योंकि चेतना तत्व वहां पर इन्वॉल्व हो रहा है, उस वजह से एरर आ रहा है, उसको हमने इंक्लूड नहीं किया उस वेरिएबल को, तो अधूरा क्योंकि सिस्टम है इसलिए एरर इन द सिस्टम है। कंप्लीट सिस्टम में ऑब्जर्वर को भी इंक्लूड करना होगा। तो वैशेषिक दर्शन इज फिजिक्स दैट इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन प्लस ऑब्जर्वर। तो ये क्वांटम फिजिक्स इसको ही कहते हैं, जहां पर ऑब्जर्वर को भी इंक्लूड किया जाता है, वहां से क्वांटम फिजिक्स का जन्म होता है, ठीक है। तो वैशेषिक दर्शन उस पैराडॉक्स को सॉल्व करता है, और क्वांटम फिजिक्स भी करता है कि ऑब्जर्वर को ले लीजिए साथ में, उसी वजह से वो एरर आ रहा था। तो आप देखिए कि क्वांटम फिजिक्स के साथ क्या समस्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, आम व्यक्ति को समझ में नहीं आता। ठीक वैशेषिक दर्शन तो जब समझ नहीं आता, कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप या तो मजाक उड़ाएंगे या तो आप नहीं मानेंगे, यही होगा ना। लेकिन क्वांटम फिजिक्स को इसलिए मानते हैं क्योंकि ये वो कम्युनिटी कह रही है जिसने हमें प्रोडक्ट दिया। आपके हाथ में स्मार्टफोन है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो इसलिए आप विज्ञान को मानते हैं। अगर आपके पास कुछ मिलता नहीं प्रोडक्ट, तब विज्ञान को भी आप विचारधारा करते हैं और डिबेट करते हैं है कि नहीं है। तो इंजीनियरिंग और अप्लाइड साइंस की वजह से विज्ञान का शाख है, थ्योरी की वजह से नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण संतुष्ट करता है। तो
लोगों को भी मैं कहता हूं कि अच्छा, आयुर्वेद और योग अगर आपके समस्याओं का समाधान कर रहा है तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये जहां से आता है उसको तो आपको मानना पड़ेगा। आप वहां मानते हैं, यहां नहीं मानते हैं। दिस इज हिपोक्रेसी। आप वहां के साइंस को मानते हैं क्योंकि अच्छा उसने हेल्प किया। यहां भी तो अगर आपको हेल्प मिला तो उसके भी तो साइंस, जहां से वो आता है, जहां से वो जड़ है, ऋषि प्रज्ञा है, उसको तो आपको मानना पड़ेगा। और आपके नहीं मानने से वो काम करना नहीं बंद करेगा, वो काम करता रहेगा। जी, मैटर और कॉन्शियसनेस मुझे जानना है कि चेतना हम किसे कह सकते हैं? हम क्या, अगेन, क्या लैंग्वेज बैरियर है, लिंग्विस्टिक बैरियर आएगा? मैं किसी को समझा नहीं, मैं किसी 10-15 साल के बच्चे को ही नहीं समझा पाता कि कॉन्शियसनेस क्या होती है। उसके प्रॉपर्टी, हम लोग किसी चीज़ को समझाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी को बताते हैं। अगर हमें गाय के बारे में वर्णन करना है तो उसके साइज़ के बारे में बात करेंगे, पूंछ के बारे में बात करेंगे, सींग के बारे में बात करेंगे। गाय के बारे में बिना उसकी प्रॉपर्टी जाने बिना आप एक्सप्लेन करके देखिए, गाय के बारे में आप नहीं बता पाएंगे, है ना। मतलब चेतना के गुण क्या है फिर? तो चेतना के गुण है कि पहला वो नित्य है, वो मरता नहीं है, वो नष्ट नहीं होता है, ये पहला गुण है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये कंप्लीट है, वो है ना। यही एक ऐसा गुण है जो, जब हम आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं कि आत्मा अजर है और अमर है और ये शरीर को कपड़ों की तरह बदलती है, जो भगवत गीता से आता है, तो अजर है, अमर है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो चेतना कुछ ऐसी है जिसका कोई ऑर्गन नहीं है, तो एनिमेशन नहीं दिखता है, ठीक है, और क्योंकि उसमें भौतिक तत्व नहीं है तो आंख देख नहीं सकता। तो हम क्या कहते हैं कि नेति नेति जो जैसे एक प्रोसेस होता है, एलिमिनेट कर करके चीज़ों को समझाना, तो उसी तरह हम कह रहे हैं कि क्योंकि इसमें ये नहीं है इसलिए ये प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इसमें ये नहीं है इसलिए ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो जैसे उसमें भौतिकता नहीं है तो वो आंख देखेगा कैसे? तो वो जो विषय है उसमें सबसे मेन आधार है कि वो नष्ट नहीं होता है, वो नश्वर नहीं है। ये पहला तो चेतना है। सबसे पहला जो है वो चेतना ये है। वो सिंगल ऑर्गेनिज्म भी होगा, सिंगल सेलुलर, उसमें भी चेतना। देखिए उसका कोई ऑर्गन भी नहीं है, उसमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, फिर भी वो काम कर रहा है। एक सेल है उसमें, किस वजह से, किस कारण से? क्योंकि उसमें चेतना है ना। तो चेतना वो कुछ ऐसा एक इंजन है जो ड्राइव कर रहा है। वो बच्चे को समझाना है तो इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में आप समझा सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं देती, तार में कैसे जा रही है ना। बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है, वो कभी एक रूप है, उसको हम अवतार के रूप में बोल सकते हैं, कभी कभी दिख जाती है। लेकिन बल्ब सीधा जलता हुआ दिखाई देता है, वो बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का कारण जली। इलेक्ट्रिसिटी को देखिए विज्ञान भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो चेतना तत्व कुछ ऐसा ही है। ये उपमान प्रमाण मैंने लगाया क्योंकि हम सीधे सीधे बता नहीं पा रहे हैं, तो हमने एक ऐसे प्रमाण शास्त्र का प्रयोग किया जो इस तरह के डायमेंशंस को कवर अप करता है। ना वो प्रत्यक्ष है, ना वो अनुमान है, ठीक है। शब्द आप मान नहीं रहे इसलिए उपमान से थोड़ा समझाया जा रहा है। ठीक है, समझा सर। आप बार बार एक शब्द यूज़ कर रहे हैं, ऋषि प्रज्ञा। प्रज्ञा से मुझे याद आता है 4 महावाक्य हमारे, जिसमें प्रज्ञानम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, और 4th इज आई एम ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म, आई एम आत्मा ब्रह्म। तो इन चारों महावाक्यों का चेतना के स्तर से या चेतना से क्या कुछ कोई संबंध है, या इसके ऊपर कुछ आप इलेबोरेट करेंगे? चेतना शब्द तो इसमें दिखता ही नहीं है। आप देखिएगा एक आत्मा एक में है, उसमें आप कह सकते हैं। हम अगर मतलब मानवीय चेतना जब बात करते हैं तो जैसे आपने अभी ऑब्जर्वर के इनहेरेंट होने की बात की, उस ऑब्जर्वेशन के उसमें, तो हम जो ऑब्जर्वर हैं वो स्वयं वो भी है। ऑब्जर्वर जिसको ऑब्जर्व कर रहा है वो भी वही है, अहम ब्रह्मा। ये ठीक है, जेनजी ट्रेंड में ज़्यादा तब आया जब वेब सीरीज़ आई थी सेक्रेड गेम्स, लेकिन उसका मीनिंग गलत, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। नार्सिसिज्म में ले गए वो। हाँ, नार्सिसिज्म है, क्योंकि उसमें अहम ब्रह्मास्मि अगर है तो पहले तो अहम को बताना आवश्यक है, ब्रह्म को बताना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा हम प्रॉपर्टी ही बता देते हैं, थोड़ी विशेषता बता देते हैं, है ना। और अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तीनों का बताना आवश्यक है। तो ये जो अहम है, अगर इसको ही डिफाइन नहीं किए तो फिर सब तो गड़बड़ हो जाएगा। जब कहा जाता है, इंग्लिश में भी कह रहे हैं जो मेडिटेशन में, यू आर नॉट योर बॉडी एंड यू आर नॉट योर माइंड। आसान भाषा में कह रहे हैं कि आप आपका शरीर नहीं है, आप आपका मन नहीं है। तो ये जो अहम है, ये तो क्लैरिटी तो इसमें आ ही गई कि 4 अगर ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अहम ब्रह्मास्मि, अगर शरीर और मन आपने मान लिया
तो वो नार्सिसिज्म में चला जाएगा, एकदम चला जाएगा, है ना। तो अहम का बेसिकली क्लैरिटी नहीं है, वो आई से उन्होंने रिलेट कर दिया, आईनेस से, जबकि उसको रिलेट करना था कि जो तत्व है जो आपको बताता है कि ये आप हैं सुबह उठने के बाद, वो तत्व जो है पुरुष तत्व जो हम कह रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म तो चलिए एक ही है, वो 2 3 4 हम नहीं बात करते, लेकिन ये जो डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये पुरुष तत्व हो गया, है ना। ये मल्टीपल होता है, ये एक नहीं होता है। तो ये मतलब फंडामेंटली ब्रेक हो रहा है। बेसिकली एक समुद्र है जिसमें ज्वार भाटा आता है, तो वो एक नई आइडेंटिटी है, लेकिन समुद्र एक ही है, अब बल्कि पानी एक है उसमें, समुद्र तो अलग अलग भी हैं। तो आपकी क्या आइडेंटिटी है, आप किस समय क्या डिफाइन करते हैं। एक व्यक्ति जब विदेश जाता है तब उसको याद आता है कि मैं भारतीय हूँ, जब भारत में रहता है तो वो बंगाली हो जाता है, वो झारखंडी हो जाता है, वो आप समझ सकते हैं। जब अपने क्षेत्र में होता है तो फिर कुछ और हो जाता है, और अपने घर में फिर कुछ और हो जाता है, लेकिन व्यक्ति वो एक ही है, आइडेंटिटी बदल रही है, आइडेंटिटी बदल रही है ना। तो उसी प्रकार चेतना में भी जिस लीला में हम हैं वहाँ पर हम अपनी आइडेंटिटी देख रहे होते हैं। अब ये ऐसा होता है कि ये भी मेरे प्रश्न में था कि ऐसा किया ही क्यों जा रहा है, ये बड़ा है कि ऐसा। तो उसमें एक मैं उपमान देता हूँ कि आपका आँख ठीक है, लेकिन आपके सामने सारी वस्तु हटा दी गई, कोई प्रकाश ही नहीं है, पूरा अंधकार है, आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा मेरा आँख काम ही नहीं कर रहा है। तो दृश्य की आवश्यकता होती है दर्शन के लिए। अगर दृश्य ही नहीं होगा तो दर्शन किस चीज़ का आप करेंगे? तो अगर सृष्टि का निर्माण नहीं होगा तो थोड़ा ये क्या कहता हूँ कि एक बड़ा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन ब्रह्म को भी कैसे पता चलेगा कि वो है अगर वो कुछ देख ही ना पाए, है ना। तो सीन और सीनरी और सीन को देखने वाला सीयर, ये दोनों साथ में होंगे तभी पता चलेगा कि दे बोथ एग्जिस्ट। तो पुरुष और प्रकृति, प्रकृति अगर नहीं है, है ना, तो पुरुष को पता ही नहीं चलेगा कि वो चेतन है कि नहीं है, वो देख सकता है कि नहीं देख सकता। तो स्वयं को जानने के लिए वो अपने आप को एक्सपेंड करता है ना, और सृष्टि का निर्माण करता है और अपने ही को जानता है। तो हम जो कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो ज्ञान है यही ब्रह्म है। वो जितना जानता जा रहा है वही तो ब्रह्म है। ज्ञान हटा दीजिए, ब्रह्म भी नहीं रहा। मतलब आप समझ रहे हैं इस बात को कि ज्ञान तो बहुत फंडामेंटल है। किसी चीज के होने का जो ज्ञान हो रहा है उससे ही पता चल रहा है कि आपका आंख काम कर रहा है ना। तो दैट्स हाउ, ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि कैसे दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों अधूरे हैं। अगर देखने वाला कोई नहीं है तो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है फंडामेंटली। अगर उसे कोई ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा है मतलब वो नहीं है। सीयर बोला आपने भी, सीनरी, सीयर इसका अगेन लूज ट्रांसलेशन ऋषि के लिए अंग्रेजी में बताया जाता है सीर, SEER। बिल्कुल। तो अगेन कमिंग टू ऋषि इंटेलिजेंस, माइंड के आपने बताए थे मनस, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अहंकार जैसे आपने बताया आईनेस है, ईगो घमंड को नहीं कहते। आईनेस जब बढ़ेगा तो घमंडी बनेगा। ओके, ये केवल मैं कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता, ये घमंड है। और ये मैं कर सकता हूँ, कोई और भी कर सकता है, ये कर्ता भाव। तो हाँ, कर्ता भाव है, मैं कर सकता हूँ, तो ये तो है ही अहंकार तत्व। ये घमंड में जब बदलेगा तो वो लिमिट हो जाएगा, उसका मैं तत्व इतना हावी हो जाएगा कि बाकी को कुछ समझेगा ही नहीं, वही है सर्वे सर्वा, है ना। तो फिर वो घमंड ही होता है। लेकिन एक साधारण स्तर पर अगर अहंकार तत्व नहीं होगा तो बहुत एक साधना के स्तर पे या कोई जो मेडिटेशन करते हैं तो उनको जो भी गुरु कृपा नहीं रह पाती है या सानिध्य नहीं मिलता है तो उनको बड़ा कहते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेट, मतलब भेद करने में बड़ा दिक्कत होता है कि बहुत एक समस्या आती है, एक स्तर पे समस्या आने लगती है कि वो जो देख रहा है वो है, वो उससे अलग है ना। एक समाधि का जो एक हिंट आता है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की डाइकोटोमी टूट जाती है ना। तो ये जब थोड़ा अनबैलेंस होता है तो वो अहंकार तत्व ही तो आपका बिगड़ रहा है कि आप हैं, वो आप नहीं है। ये मतलब अहंकार तत्व अगर बैठा हुआ है तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मैं यहाँ हूँ, वो मैं नहीं हूँ, है ना। लेकिन यही डाइल्यूट करने के ही तो पूरा प्रोसेस चारों मार्ग बताता है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, चारों मार्ग। आप देखिए चारों मार्ग, भक्ति में कह रहे हैं कि सब तो प्रभु करा रहे हैं, लीला है, मैं तो कर नहीं रहा हूँ, डाइल्यूट हो गया। समाधि में जब योग करते हैं उसमें भी अहंकार तत्व विलीन होता है, ठीक है। ज्ञान मार्ग में
ये जो अहंकार तत्व है इसको पुरुष की तरफ ले जाना या ब्रह्म की तरफ ले जाना, विलीन उसमें करना, मतलब अपनी आइडेंटिटी को डाइल्यूट करना, ज्ञान मार्ग में आ गया, है ना। और जो कर्म योग है, हम कहते हैं निस्वार्थ भाव से हमें करना है ना, निस्वार्थ भाव से करना है, सेवा करनी है, मुझे उसका अवार्ड मिले नहीं मिले, सम्मान मिले नहीं मिले, मुझे मेरा वो कर्तव्य था, वो करना है, फल की चिंता की। तो ये जो पूरा है, इसमें भी मैं भाव आपने समाप्त किया। तो चारों में क्या कॉमन है कि अहंकार तत्व को आप हैंडल कर रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं, और वो क्योंकि वो जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ा हुआ है, बिना अहंकार और मन अगर साथ में नहीं होगा तो आप वो भी समझिए कि डाइल्यूट हो गया। अगर अहंकार नहीं है तो मन तो बुद्धि में विलीन हो जाएगा। मनस, बुद्धि और चित्त भी एक बार समझाइए। हाँ, ये चार जो है बेसिकली साइकोलॉजी में अगर मैं आता हूँ तो साइकोलॉजी में कहेंगे माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, सुप्रामेंटल कॉन्शियस है ना, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज, अनकॉन्शियस, मतलब ये उसी को मन को ही माइंड बोलते हैं, मन के ही अलग अलग है ना, उसको माइंड बोलते हैं। हम लोग मन को कहेंगे, कठोपनिषद से अगर मैं लूँ तो रथ का जो विवरण है, घोड़े को हम पहचान सकते हैं, सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, हमारे जो इंद्रिय अनुभव है, गोलक है जो हमारे शरीर में, वो हो गए सेंस ऑर्गन, ठीक है। उसके बाद है सारथी बैठा हुआ है, वो हमारी बुद्धि है, और जो रथ पे बैठा हुआ वो आत्मा है, वो बताता है कि सारथी को कहाँ जाना है, ठीक है। दूर से एक व्यक्ति को दिखेगा, वो बोलेगा नहीं घोड़ा रथ को ले जा रहा है, कोई कहेगा सारथी ले जा रहा है, कोई कहेगा सारथी के हाथ में लगाम है उससे जा रहा है, लेकिन हम सभी को पता है वो जो व्यक्ति बैठा है उसके वजह से रथ जा रहा है, तो वो आत्मा है, निष्क्रिय जैसा दिखता है, बैठा हुआ है पीछे, लेकिन रथ चल रहा है। तो कारण जो हम बोल रहे हैं कि आत्मा है, और हमें एक बौद्धिक व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति बोलेगा कि वो जो बैठा है उसकी वजह से रथ जा रहा है। तो यहाँ पर जो लगाम है वो मन है, सारथी को आपने मैप दे दिया, बुद्धि को बता दिया ऐसे 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 जाना है। अगर बुद्धि को इंद्रियों के ऊपर लगाम करने की ट्रेनिंग नहीं है, घोड़े को ट्रेनिंग नहीं दी है, सिखाया नहीं है अनुशासन, तो रथ तो इधर उधर भटकेगा, या घोड़ा जहाँ चना दिखेगा वो चना को खाने लगेगा, वो जो लक्ष्य है वहाँ तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो मन जो है वो लगाम है, मतलब इंद्रिय और बुद्धि के बीच में जो एक कनेक्टिंग है, कनेक्ट जो करता है, मतलब मन अगर ना हो तो इंद्रिय का अनुभव आपको ना पता चले। जैसे आप खा रहे हैं और न्यूज़ देख रहे हैं, उस न्यूज़ में इतना विलीन हो गए कि स्वाद ही नहीं मिला खाने का, पढ़ रहे हैं, इतना विलीन हो गए कि आपका नाम कोई पुकार रहा है आप सुने ही ना। तो मन जहाँ होगा वो इंद्रिय एक्टिव ज़्यादा होती है, ठीक है। मन अगर विचलित है तो आप पांचों इंद्रियों को यूज़ कर रहे हैं, तो पांचों को ढंग से नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मन वो है जो एक है, पहला तो एक है, वो बहुत नहीं है, 5, 10, 20 नहीं, एक है, वो इंद्रियों से एकदम जो होता है कि फास्ट प्रोसेसिंग कर रहा है, वो लग रहा है कि सारे इंद्रियों के साथ है वो, लेकिन वो प्रोसेस करता है तुरंत 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 वो। तो बुद्धि आत्मा से जुड़ी हुई है, और बुद्धि और इंद्रियों के बीच में मन है। जो मन बेसिकली जो न्यूरॉन्स, जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो ये न्यूरॉन्स जो है खींच के बुद्धि को बताता है कि हाथ हटाओ, रिफ्लेक्स। तो ये जो न्यूरॉन्स है, ये जो कनेक्ट हो रहा है बड़ा तेजी से, इलेक्ट्रिसिटी जो शरीर, ये मन आप समझिए। और ये इसको जो अनुभव हुआ गर्म तत्व का, ये स्पर्श इंद्रियों का अनुभव है, और इसने डिसाइड किया कि अब हाथ हटा देनी चाहिए। निर्णय करना, निश्चय करना, ये बुद्धि का काम है। ऑप्शंस ढूंढना ये मन का काम है, ये भी कर सकते हैं, आज मेरा मूड नहीं है ये करना, ये जो शब्द है, लेकिन डिसाइड करने की जिसमें क्षमता नहीं है, निर्णय करने की, तो हम कहेंगे उसकी सुबुद्धि वो नहीं है, बुद्धि उसमें नहीं है। बुद्धि फंडामेंटली डिसाइडिंग फैक्टर होता है। बुद्धि इज नॉट इनोवेशन, बुद्धि इज नॉट इंटेलेक्ट, जो हम ऐसे, बुद्धि निर्णय करता है, निश्चय करता है। अब एक आखिरी, इस चारों को आखिरी उदाहरण से अगर मैं समझाऊं, चोर को आपने देखा, आपको लग रहा है कि ये आपके तरफ आ रहा है या दूसरी तरफ आ रहा है, ये अहंकार तत्व हुआ। वो चोर है या नहीं है, या मेरी या एक्टिंग कर रहा है या शूटिंग चल रही है, ये पूरा मन का काम है। 4-5 ऑप्शंस देना, मैं पकड़ूं उसे जा करके या छोड़ दूं, छोड़ो यार, ये जो स्टेटमेंट, ये बुद्धि का काम है, डिसाइड उसने किया, ठीक है। और जो आत्मा है ना, जिसका एक अनुभव है कि अंदर से एक जो इंट्यूशन आता है कि मुझे वो करना चाहिए क्योंकि कल मेरे साथ भी हो सकता है ना। तो ये एक अंदर से एक इनर वॉइस आती है जो कैलकुलेटिव नहीं होती है, वो बस आ जाती है, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो वो वहाँ से आ रही है। तो ये जो आप देख रहे हैं
ये आपने अंतःकरण करके अंतःकरण इनर इंस्ट्रूमेंट, बाह्यकरण आउटर इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारे जो हाथ पैर है ना, ये सारे ये बाह्य इंस्ट्रूमेंट है ना। इससे आप पौधे को रोप सकते हैं, ये बाहरी है, ये संसार से इंटरेक्ट करता है। और जो अंतःकरण है वो इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स है, जो चर्निंग होती है आपके अंदर है। वो आप किसी का मन नहीं पढ़ सकते ये, क्योंकि उसके अंदर है वो। तो ये वर्ड भी बहुत यूज होता है मैंने देखा, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ भी लोगों को पता होना चाहिए। करण इज इंस्ट्रूमेंट, माध्यम है ना, स्केल से आप नापते हैं, एक तरीका है। और अंतः मतलब अंदर, इनर, ठीक है। तो ये चार जो है ये अंतःकरण हो गए। सर, अंतःकरण की शुद्धि की बात होती है, अक्सर अध्यात्म में सुना है। तो क्या ये जो इनर वॉइस है, इसका भी कुछ, इसकी शुद्धि हो सकती है क्या? वो कब होता है? मैं कई बार जैसे सोचता हूँ कि मैंने अपने पास्ट में XYZ इस समय पे अच्छा काम नहीं किया। अब जो मैं ये सोच रहा हूँ कि वो रमन जिसने कुछ किया, कुछ जो सही नहीं था, या मैं जो अभी ये जानता है कि वो सही नहीं था, रियल रमन कौन है? तो ये मेरे कहने का मूल अर्थ ये हुआ कि उस अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग आपको क्या लगता है, मतलब क्या है? अंतःकरण में क्या वो अशुद्ध हो सकता है जो उसकी शुद्धि की जरूरत हो? अशुद्ध मैं बताता हूँ यहाँ पे ये शब्द क्यों प्रयोग हो रहा है। आपको दूर की कोई आवाज़ सुननी है और यहाँ हल्ला हो रहा है, उधर टीवी चल रहा है, उधर रोड में गाड़ी की आवाज़ आ रही है, तो आप पहले बोलेंगे बच्चे को थोड़ा वॉल्यूम कम करो, बच्चे को थोड़ा शांत हो जाओ कुछ। तो आप क्या कहते हैं, डिस्टर्बेंस को बोलते हैं थोड़ा। फिर भी एक गाड़ी की आवाज़ को नहीं बंद कर तो बोलते हैं दरवाज़ा ठीक से बंद करो, ऐसे ऐसे करके फिर एक आवाज़ सुनाई देती है। तो आपने क्या किया कि जो डिस्टर्बेंस है, चित्त की जो वृत्तियां हैं, वृत्तियों को शांत आप करते हैं। योग, ठीक है, योग आ गया, योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो ये जो नॉइजेज हैं, इसको शांत नहीं करेंगे तो शुद्ध कैसे होंगे, प्योर कैसे होंगे? ठीक है, प्योर मतलब कि एलिजिबल कैसे होंगे जो आपको करना है, नहीं तो आप इस शोर में फंस जाएंगे। तो अंतःकरण की शुद्धि में अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये इंटरेक्ट किससे कर रहा है? इंद्रिय से। क्योंकि इंद्रिय संसार से कर रहा है, तो नॉइज कहाँ से आ रहा है, हल्ला कहाँ से आ रहा है? संसार से आ रहा है। और इंद्रियों के थ्रू, इंद्रियों के थ्रू। तो सबसे पहला दरवाजा क्या है? इंद्रिय। तो इंद्रिय जय बनना, जितेंद्रिय होना, इंद्रियों को वश में करना। और इंद्रिया मैं बोल रहा हूं तो उसमें ज्ञानेंद्रिया अगर है या कर्मेंद्रिया है तो उसमें मन भी साथ में आएगा। 11 तत्व आ जाएंगे, 5 5 और 1। तो मन को भी वश में करना। तो हम चित्त की शुद्धि कर दिए, हम अंतःकरण की शुद्धि कर दिए, क्योंकि बुद्धि को शुद्ध नहीं करना है, आत्मा को शुद्ध, वो तो शुद्धि है। ठीक है, अहंकार जो है वो आप हैं, मतलब उसमें आप शुद्ध क्या करेंगे? क्योंकि उसकी अशुद्धि तो ये है ना, इंद्रियों से और मनो से हो रही है। वो तो अपना काम कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि आप हैं। अगर वो ना हो तो आपको पता ही ना चले। मतलब जैसे मैं कहूं कि ये पुस्तक है तो ये यहाँ है और यहाँ नहीं है, इसलिए दिखाई दे रही है। अगर ये पुस्तक की सीमा ना हो तो पुस्तक अगर सर्वव्याप्त हो तो दिखाई नहीं देगी। जिसकी सीमा होती है वही दिखाई देता है ना। तो जब हम कहते हैं कि ईश्वर दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्याप्त है। क्योंकि आप बाउंड्री को ही देख सकते हैं ना, कोई चीज़ कहीं से प्रारंभ हुई कहीं से समाप्त हुई, तभी तो आप देख पा रहे हैं। अब जैसे वायु है, वायु नहीं दिख पा रही है क्योंकि व्याप्त है, हमारे एटलीस्ट एक दायरे में एक व्याप्त है, सर्वव्याप्त जैसी ही है, तो नहीं दिखाई दे रही है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे अंतःकरण की, तो जिसका एक लिमिटेशन है, समस्या है, नॉइज है, उसी आधार पर हम बात करते हैं। तो इंद्रिय जय आपने बोला, इंद्रियों पे जय पाएंगे तो अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। इंद्रिय जैसे अब आप आते हैं चाणक्य इंटेलिजेंस पे, आपकी अगली किताब, नई किताब, आपने सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य, राजस्य मूलम इंद्रिय जय। इंद्रिय जय जी। तो मैं जब भी ग्रंथों को पढ़ता था तो मुझे ये इंटरेस्ट होता था कि ठीक है, भगवान हैं, अवतार हैं, लेकिन उनके जो गुरु हैं क्या शिक्षा दे रहे हैं। मतलब मुझे ध्यान में पहले विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि ही आ रहे थे, सेम, कि वो कैसे गए। और क्योंकि पूरे जो त्राहिमाम था, समस्या थी, तो वो ढूंढ रहे थे कोई एक ऐसे युवराज को जो उनकी समस्याओं का समाधान करे, और फिर वो लेके चले जाते हैं, है ना, कि इन्हें हम शिक्षा दीक्षा देंगे और इन्हें लायक बनाएंगे, तभी ये चक्रवर्ती, सम्राट और राजा बनेंगे। ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है।
कोई भी है, आप देखिए बिना गुरु के कहीं राजा आपको नहीं दिखेगा। और अगर नाम नहीं पता तो ठीक है, वो प्रचलन में नहीं आया हुआ होगा, लेकिन गुरु होंगे उनके, ठीक है, जो उनको मार्ग प्रशस्त करना कैसे है वो बता रहे होंगे। तो आचार्य चाणक्य की जो इमेज आती है 4-5 लाइन में अगर मैं कहूँ तो एक कहेंगे साम दाम दंड भेद, ये कह रहे हैं सीधे पेड़ को पहले काटते हैं, धोखा एक पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सर्वेलेंस स्टेट होना चाहिए, ये सारा है, मिसोजिनिस्ट हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें आती हैं कि ये सिर्फ सत्य का सहारा नहीं लेते हैं, कलयुग का जो अपना धर्म है थोड़ा, है ना, मैकियावेली ऐसे कहते हैं। तो अब एक दिमाग में मेरा आया कि एक तो इंद्रिया जय पे मैं आता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आता हूँ कि भारत में राजा युद्ध ही क्यों कर रहा है। उसमें श्लोक जो है भगवद गीता का वही है, यदा यदा या धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। तो धर्म की जब हानि होती है ना, तो धर्म की स्थापना के लिए ही युद्ध किया जाता है, टेरिटरी एक्सपेंशन के लिए। तो हम लोग जो ग्रेट लगाते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इवन अशोका द ग्रेट लगाए, है ना, तो वो चंगेज़ खां के साथ लगाए, तो जो जिन्होंने मारकाट ज़्यादा किया है, ज़्यादा क्षेत्र अपना बढ़ाया है, उसको द ग्रेट हिस्ट्री कहता है। जबकि युद्ध का पर्पस टेरिटरी का एक्सपेंशन नहीं है, बेसिकली टेरिटरी का एक्सपेंशन आप कर रहे हैं, लेकिन उतना कर रहे हैं जहां तक आप धर्म की स्थापना कर सकते हैं, जहां तक गवर्नेंस आप करेंगे, धार्मिक इकोसिस्टम होगा, वहां तक एक्सपेंड करेंगे। और एक्सपेंड करने का भी पर्पस ये कि बाकी आगे वाले को भी जो मनुष्य वृत्ति का है उसको भी धार्मिक वृत्ति के अंदर में ला करके उसको एक सभ्य बनाए, ठीक है। तो पहला तो ये हुआ। तो जितने भी राजा हैं, इसमें इवन रामायण जब मैं पढ़ता हूँ तो उसमें आता है कि वो माँ सीता को कह रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र की मेरा काम और क्रोध मेरे वश में हो रहा है क्योंकि मैं वन में हूँ। अब ये सोचने वाली बात है, जंगल में क्या इच्छा होगी? जब आप मार्केट में होते हैं, मॉल में होते हैं, तब लगता है ये खरीदूं या ये खरीदूं। मार्केट ही नहीं होगा आपके सामने, तो इच्छा किस चीज़ की, किस वस्तु की आप करेंगे? और आपको पता है कि 12 वर्ष मुझे यहीं जंगल में रहना, तो इच्छा ही मैं क्या कर लूँगा, मुझे तो कुछ मिलने ही वाला नहीं है। अगर आप में क्लैरिटी आ जाए कि ये चीज़ मुझे कभी नहीं प्राप्त होगी, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, तो उसकी इच्छा आप थोड़ा मैनूवर कर सकते हैं। और जो क्रोध है, मतलब क्रोध करूँ तो किससे करूँ, मतलब सर्वाइव करना है, या जंगल में रहना है हमें, है ना। क्रोध करूँ तो किस विषय पर करूँ? तो बल्कि उनको आनंद आता है कि उनको वनवास हुआ, तो वो कह रहे हैं कि मैं जितेंद्रिय हो रहा हूँ, इंद्रियों पे विजय पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चंद्रगुप्त मौर्य को जब चुन रहे हैं आचार्य चाणक्य, वो बच्चे को पकड़ते हैं। वो कोई राजा ये नहीं कहते हैं कि उसका जो एंटी स्टेट है धनानंद का, और दूसरे राजा को पकड़ के उसको लड़ा दो। और फिर वो देख रहे हैं कि जो हम आज के भाषा में करके आतंकवादी भी बच्चे को ही बनाया जा सकता है, एक मैच्योर व्यक्ति को आप आतंकवादी नहीं बना सकते। तो उसी प्रकार वो बच्चे में इंद्रिय जय गुण डालेंगे, तभी वो समझ रहे हैं कि तभी ये विजुगुषु और चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। क्योंकि अब इंद्रिय जय एक आम व्यक्ति के आधार पर वो मोरल प्रिंसिपल हो जाता है। हाँ, काम क्रोध लोभ मद हर्ष नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। ये बहुत लोग लगता है ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, ठीक है, ये स्वधर्म में प्रैक्टिकल नहीं लगता है। तो राजधर्म में आते हैं। फंसाया कैसे जाता है राजा को? जो इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी है उसमें होता है माइस, मॉनेटरी पैसे का लोभ दे करके, आइडियोलॉजिकल आई जो है, कोहर्सन ब्लैकमेल करके वो राजा को आपने हनी ट्रैप कर दिया या फंसा करके उसके कोई कुकृत्य को, उसके खराब कारण के बारे में आपको पता है, उससे आप उसे ब्लैकमेल करते हैं। और लास्ट में ईगो, एक व्यक्ति का जो घमंड है, जब वो घमंडी हो जाता है तो उसका आप जब चाटुकारिता करते हैं, उसके ईगो को और नर्चर करते हैं, तो वो आपका होने लगता है, ठीक है। तो मैनिपुलेशन जो है ये MICE से ही किया जाता है, वो चाहे जितने भी इंटरनेशनल एजेंट है, KGB रही, CIA रही। तो जो इंद्रिय जय होगा, काम देखिए हनी ट्रैप नहीं होगा, क्रोध इमीडिएट कोई डिसीजन नहीं लेगा, कैलकुलेटिव रिस्पॉन्स करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, मद कोई बुरी आदत नहीं है, हर्ष, अब ये हर्ष की एक प्रॉब्लम है। अब देखिए भगवद गीता क्या कह रहा है, समत्व में रहना है, बहुत ज़्यादा एक्सटेक्सी प्राप्त नहीं करना, बहुत ज़्यादा सैड नहीं होना है, ये जो है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, अपने शत्रु देश में से एक अपना व्यक्ति बना सकता हूँ। देखिए मैंने उस व्यक्ति को चुना और उसको इंटरनेशनल अवार्ड दे दिया, वो इतने हर्ष में फूल गया क्योंकि वो मेरा इतना अपना हो गया, अब मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ अपने ही देश के अगेंस्ट जाने के लिए, ठीक है। तो एक राजा में अगर बहुत ज़्यादा फूल हार्डीनेस है, बहुत ज़्यादा वो हर्षित हो जाता है, बड़ा वो फूल जाता है प्रशंसा में, तो मैनिपुलेट हो जाएगा। जिसे हम कहें कि आप ही तो सर्वे सर्व हैं, आपके जैसा तो कोई हुआ ही नहीं।
तो ये जब व्यक्ति में वो उसका दंभ भरने लगेगा, उसका जब घमंड होगा, तो वो अपनी शक्ति उसकी क्षीण होगी और फिर वो उसका होता जाएगा। तो इंद्रिय जय आप नहीं होंगे तो आपको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, और पावर वही है कि आपको इन्फ्लुएंस ना किया जा सके, दैट इज कॉल्ड पावर। अगर आप बदल जाते हैं, ढल जाते हैं, तब आप पावरफुल नहीं है, आपका ये स्टैंड नहीं है। तो पहला प्रिंसिपल ये इंद्रिय जय रखते हैं राजधर्म का, क्योंकि तभी इस श्लोक को अगर मैं दोबारा से दोहराऊं कि सुखस्य मूलम धर्म, ठीक है, मीनिंग बता दे। हाँ, अब सुख के मूल, प्रॉस्पेरिटी के मूल में धर्म है। द रूट कॉज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस इज धर्म। अब धर्म आसान भाषा में लोगों को मैं समझाता हूं कि ये ट्रक का वेइंग मशीन जा रहा होता है, वहां धर्म कांटा क्यों लिखा होता है? ताकि हम मेजरमेंट में भी कोई गलती ना करें, एथिकल हो वहां पर। फिर हम कहते हैं क्षत्रिय का धर्म है युद्ध में जाकर के अपने प्रजा के प्राणों की रक्षा करना, और वैद्य का धर्म है औषधि से प्रयोग करके अपने आयुर्वेद के ज्ञान से प्राणों की रक्षा करना। तो धर्म क्या हो जाता है? कर्तव्य हो जाता है। एक जगह हो गया एथिक्स, एक जगह हो गया कर्तव्य। तो एक जगह हम कहेंगे अकाउंटेबिलिटी, आपको जो असाइन टास्क दिया गया आप उसको एकदम सही ढंग से आपने किया है, तो आपने धार्मिक तरीके से किया है। तो सोशल हार्मनी, एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये जितने शब्द हैं, मतलब ये कुछ ये जो शब्द है इस पे इतना बोझ है अपने आप को एक्सप्लेन करने की, धर्म जो शब्द है। तो यहाँ पर जो सुख का जो मूल है धर्म, वो ये बात कर रहा है, एक शब्द नहीं है धर्म, और उसका सबसेट में है भक्ति मार्ग, और उसके अंदर फिर रिलीजन आएगा, जो बिलीफ सिस्टम, मतलब वो सबसेट ऑफ सबसेट में निकल कर आएगा, तब रिलीजन निकलेगा। और जबकि लैंग्वेज बैरियर जहाँ से शुरू किया था हमने कॉन्वर्सेशन, यस, कि रिलीजन, आपने धर्म को रिलीजन किया, तो या तो धर्म को वो समझते हैं, या वो अपने रिलीजन की जो समझ है वो हमारे धर्म पर थोपते हैं। तो जब कहते हैं कि रिलीजन की वजह से तो सिर्फ विश्व में युद्ध ही हुए हैं, जब ये भाषा कोई भारत में भी यूनिवर्सिटी में प्रयोग कर रहा होता है, तो उसका यही मतलब है कि धर्म को उसने समझा नहीं है, जाना नहीं है। वो धर्म को रिलीजन समझ करके, जो मोनोथेइज्म है, कि वो अडेप्ट नहीं करना चाहता, या तो आपको बदल देगा या तो आपको समाप्त कर देगा, उस सेंस में वो रिलीजन को समझते हैं, मोनोथेइस्टिक जो है। तो रिलीजन जो है, आपको मैंने बताया कि धर्म के अंदर मार्ग आएंगे, मार्ग के अंदर भक्ति मार्ग आएंगे, भक्ति मार्ग के अंदर रिजिडिटी आएगा कि यही तरीका है करने का और कोई दूसरा, तब रिलीजन का जन्म होगा। ठीक है, तो सुखस्य मूलम धर्मा में ये पूरा पेरिफेरी आएगा, धर्म की जितनी भी बात की, अकाउंटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड ऑल। एंड धर्मस्य मूलम अर्थ, अब ये जो अर्थ है, फिर क्योंकि इकोनॉमिक्स का हिंदी अर्थशास्त्र होता है, तो बहुत लोग लगता है कि अच्छा ये फिस्कल और मॉनिटरी टर्म है, पैसा आधार होगा धर्म का। तो एक लिटरल सेंस में बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं, सुख का धर्म सुख का आधार रिलीजन है, रिलीजन का आधार पैसा है तो पैसा होगा तो रिलीजन आएगा, रिलीजन आएगा तो ये बहुत लोग कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन असली मीनिंग आप देख रहे हैं, तो अर्थशास्त्र में चाणक्य कह रहे हैं व्यक्ति का जीवोपार्जन तो अर्थ है, लेकिन उस भूमि जहां पर मनुष्यों का निवास है, उस भूमि को प्राप्त करने के उपाय के लिए निरूपण किए गए शास्त्र को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब पॉलिटिक्स भी अर्थ के अंदर आता है, पावर भी अर्थ के अंदर आता है। तो यहां पर चाणक्य ये कह रहे हैं कि धर्म का जो पालन है वो राजा करवाता है, धर्म का प्रचार आचार्य करते हैं, लेकिन उसका पालन करना, पनिश करवाना, अगर वो नहीं है, धर्म के परिधि में नहीं है, इम्प्लीमेंट करवाना वो राजा का कर्तव्य है। इसीलिए सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, स्टेट। अर्थ का जो मूल है वो स्टेट है। अब बिहार की जो समस्या रही कि 22 साल में 22 मुख्यमंत्री बने एक समय में, तो करप्ट स्टेट होना ये एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन स्टेट ही नहीं होना, हर एक साल में बदल जाना है, तो ये अलग लेवल का प्रॉब्लम है। तो आप इकोनॉमिक पॉलिसी अप्लाई करना, ईमानदारी लाना, अकाउंटेबिलिटी, ये तब होगा जब स्टेट एग्जिस्ट करेगा, उसकी एक आइडियोलॉजी होगी कि ये शरिया लॉ को पालन करता है, कि बेसिकली एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए स्टेट की भी। आपका अगर क्लैरिटी नहीं है कि आपका स्टेट किसको पालन करता है, वो फेडरलिज्म है कि क्या है, तो फिर आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे आगे की। एंड राज्य जो है, राज्यस्य मूलम जो आगे आता है, इंद्रिय जय, मतलब कोर में फिर राजा आ गया। मतलब राजा सोसाइटी नहीं, राजा डिफाइन करता है स्टेट को, स्टेट डिफाइन करता है पॉलिसीज एंड गवर्नेंस को, एंड वो धार्मिक इकोसिस्टम लाता है, एंड देन इट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, और हमारे यहाँ कहा गया यथा राजा तथा प्रजा, तो प्रजा को भी इंद्रिय जय कह सकते हैं, होना चाहिए। इंद्रिय जय होने का मार्ग आपने बताया, योग,
मेडिटेशन? बिल्कुल, देखिए जब हम परंपराओं पर आते हैं तो परंपराएं, बहुत लोग को मैं कहता हूँ कि इन्वायरमेंट के बारे में सारे शहरी व्यक्ति को पता है, लेकिन वो पालन वो वनवासी ज़्यादा करता है, उसको पैसे भी देते तभी पेड़ों की रक्षा करेगा। तो ये पावर होता है ट्रेडिशन का। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी नहीं कि वो इम्प्लीमेंट करवाए धरातल पे, ठीक है। तो जब हम परंपराओं से बांधते हैं तो एक आम व्यक्ति भी बिना वाइस को जाने बिना हम क्यों कर रहे हैं, वो एक अच्छा दिनचर्या और ऋतुचर्या को अपनाता है। तो समाज तो एक बड़ा एक बिगर पर्सपेक्टिव लेके नहीं चलता है, उसके एक पीयर प्रेशर भी होता है कि देखो सब धोती पहन रहे हैं तो मुझे भी पहनना चाहिए, सब जीन्स पहन रहे हैं तो मुझे भी जीन्स ही पहनना पड़ेगा, अगर केक कट रहा है तो हमारे बच्चे का भी लग रहा है केक काटना पड़ेगा, नहीं तो हम अलग ना हो जाए। तो समाज तो एक फॉलोइंग की तरह वो लेकिन उसे एक कहते हैं कि एक इंस्पिरेशन देना आवश्यक होता है कि ये है आपका गोल, इस दिशा में आप जाइए। जो दिशा है, दशा है, वो हमारे जीवनचर्या, दिनचर्या, कैसे हम जीते हैं, हमारा जीवन का आधार क्या है, उसके हिसाब से तो वो उसमें परिवार आ जाएगा, उसमें सत्संग आ जाएगा, उसमें आपके मित्र आ जाएंगे, है ना। तो जो 10-15 आधार हैं एक व्यक्ति के व्यवहार में, वो फिर वहाँ आ जाएगा। और बल्कि राजा भी समाज से ही निकलता है। तो अगर समाज में शक्ति नहीं है तो रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष और सुभाष चंद्र बोस नहीं निकलते। अभी जो पॉलिटिकल जो थिंकर्स की जो क्राइसिस दिखती है बंगाल में, वो दिखती है क्योंकि समाज वैसा नहीं है बंगाल, इसलिए ऐसे थिंकर्स नहीं ले रहे। वो नर्चर नहीं कर रहा है वैसे व्यक्तियों को, या वैसे व्यक्तियों को इंसेंटिवाइज नहीं कर रहा है। ऐसा व्यक्ति वहाँ होना या तो खतरे से खाली नहीं है, या उस चीज़ का सम्मान खुल के लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो भी माहौल हो। तो ये जो है कि समाज से ही वो व्यक्ति निकलेगा। लेकिन समाज जब बिखरता है तो एक राजा आके फिर से उस समाज को उस परिधि में बांधता है। तो इंद्रिय जय होना राजा के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक व्यक्ति तो चलिए ठीक है, उसमें सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण हर युग में हर प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, लेकिन राजा का थोड़ा पैरामीटर, थोड़ा एलिजिबिलिटी हाई है, क्योंकि उसे इम्प्लीमेंट करवाना है। हाँ, नहीं तो फिर खुद ही स्टेबल नहीं हो पाएगा। पता चला आपसी रंजिश में ही समाप्त हो गया। 4 महाविद्याओं का जिक्र किया आपने, चाणक्य ने जो बिल्कुल, सिखाई थी, जी। वो कौन सी थी? जी, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, 4। मतलब ये बुक जो है बेसिकली ट्रेनिंग के ऊपर है। चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग कैसे दी जा रही है, क्या समझाया जा रहा है। तो ये जब मैंने 4 देखा तो ठीक है, सुनता तो मैं आ रहा था, लेकिन जब खुद से मैं संस्कृत श्लोकों पर गया कि ये चारों क्या है, तो दंड नीति सबसे आसान से मैं प्रारंभ करता हूँ। इम्प्लीमेंट करना कठिन है, समझना आसान है। दंड नीति कि व्यक्ति की क्षमा, राजा की क्षमा, संत की क्षमा, तीनों क्षमा अलग होती है। संत की क्षमा या एक साधक की क्षमा है, वो सभी व्यक्ति को क्षमा करेगा, क्योंकि चित्त वृत्ति निरोध चाहिए, चित्त में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो वो ठीक है यार, चलो ठीक है, हम क्षमा कर दिए, हम उसके बैगेज को पकड़ के हम जीवन नहीं जिएंगे, वो मेरी साधना में बाधा बन जाएगा। तो क्षमा सबको, संत की क्षमा वैसे ही क्षमा है। व्यक्ति की क्षमा वो देखता है, फैमिली को देखता है, कॉन्टेक्स्ट को देखता है, समाज को देखता है ना, अपनी शक्ति को देखता है, सामने वाले की शक्ति को देखता है, तब क्षमा करता है, सोच के क्षमा करता है। राजा जो है बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकता क्षमा के लिए, वो दंड विधान, जो दंड नीति है उसका पालन कर रहा है। अच्छा, ये गलती हुई है, क्या लिखा गया है इसके लिए ये क्षमा करना है कि नहीं क्षमा, मेरे अंदर दया आ रही है उस प्रकृति के व्यक्ति, राजा इस तरह से नहीं सोच सकता, ठीक है। क्योंकि खीरे और हीरे की सजा अलग होगी, वो अलग बात है। खीरे की चोरी और हीरे की चोरी की सजा अलग होगी, लेकिन उसकी सजा वेल डिफाइंड होगी। नहीं तो वो अगर इन्वॉल्व हो गया, अच्छा इसने ऐसा किया, उसका न्याय अगर ऐसा करेगा, दूसरे में कुछ ऐसा बुद्धि लगाए, फिर तो न्याय एक आधार होना चाहिए उसका। समय और ऐसे परिस्थिति में बदलते रहेगा तो लोगों को लगेगा मुझे न्याय नहीं मिला, उससे न्याय मिला, ऐसे करे। तो दंड नीति एक आधार हुआ कि इम्प्लीमेंट जब कराते हैं तो एक लिखित एक नियम है। तो हम कंट्रोल जब करते हैं, सैंक्शन करते हैं, लॉ एंड, है ना, लॉ एंड ऑर्डर जब बोल रहे तो दंड नीति के परिधि में आ गया, ठीक है। लॉ एनफोर्समेंट आ गया। न्याय करने के दौरान भी उसे स्थिति प्रज्ञ रहना है, इसके लिए आपने जैसा बताया इंद्रिय जय बोला है। जी। बाकी जो 3 है उसमें अगर मैं कहूँ वार्ता ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक्स को हम अर्थशास्त्र कहते हैं उसको वार्ता शास्त्र कहना चाहिए अगर सही ट्रांसलेशन हो। वार्ता में कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, ट्रेड, व्यापार, एग्रीकल्चर, ये सब वार्ता के अंदर आता है। तो वार्ता शास्त्र इज टेक्निकली ओनली इकोनॉमिक्स,
एक्सक्लूसिवली, ठीक है। वहाँ पर वो पूरा बात कर रहे हैं कि कैसे व्यवस्था चल रही है ना, क्या नियम है गौपालन का, है ना, पूरा ट्रेड का, मंडी का, टैक्सेशन का, ये सारा वार्ता शास्त्र के अंदर आएगा, ठीक है। अब आता है त्रयी। त्रयी जब शब्द है, ये अर्थशास्त्र के बाहर भी लोगों को पता होता है कि अच्छा 3 वेद को कह रहे हैं, है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अब इसमें बहुत लोग कंट्रोवर्सी या इस तरह बोलते हैं कि नहीं, अच्छा 3 ही वेद थे, चौथा तो था ही नहीं, अथर्ववेद। लेकिन अर्थशास्त्र कहता है कि अथर्ववेद राजा को उसकी शिक्षा नहीं देनी है, वो सन्यासियों के लिए या ऐसे सिद्ध पुरुषों के लिए वो ऐसी समस्या का समाधान करते हैं जब स्टेट नहीं कर पाता है, जब राज्य के समाधान करने की कैपेसिटी के बाहर जब आता है, तब हम तपस्वियों को बुलाते हैं कि वर्षा नहीं हो रही है कई वर्षों से, तो ये स्टेट की कैपेसिटी के अंदर है, तब वो आते हैं। फिर तो अथर्ववेद का ज्ञाता या तंत्र का जो ज्ञाता है वो अलग होगा और वो समाज का व्यक्ति नहीं है। इसीलिए 3 वेदों को हम गुरुकुल में और राजा को सिखा रहे हैं, क्योंकि उसको उतना ही जानना है, ठीक है। त्रयी हो गई 3 वेद, और आन्वीक्षिकी हो गई जिसमें 3 आते हैं कि सांख्य, मतलब नास्ति सांख्य समम ज्ञानम, नास्ति योग समम बलम। सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है, योग के समान कोई बल नहीं है। तो सांख्य सिखा रहे हैं, योग सिखा रहे हैं, मतलब दर्शन शास्त्र आ गया, मतलब सबसे पहला सब्जेक्ट है दर्शन शास्त्र चंद्रगुप्त कुमार का। और उसके साथ वो बताते हैं चारवाक। अब यहाँ पर 2 विषय को मैं एक साथ लेना चाहूँगा, एक है वेद भी पढ़ा रहे हैं और फिर चारवाक भी पढ़ा रहे हैं। ये कैसी ट्रेनिंग हुई, है ना, ये कैसी ट्रेनिंग हुई। चारवाक मुझे थोड़ा पता है, बट थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए सरल करते हुए 2 लाइन में संक्षेप में थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, चारवाक दर्शन है कि भोग के ऊपर है जो, हाँ, अगर एक आधार बनाए कि अगला जन्म नहीं होता, यही एक जन्म है, तो यही एक जन्म है, आत्मा, शरीर ही आत्मा है, ठीक है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस में आ जाएगा, क्योंकि एक ही जीवन मिला है तो जी लो, तो भोग आएगा उसमें, है ना, कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। सबसे प्रसिद्ध यही है। yes. हाँ। तो वो वैसे वो इमोरल होने की बात नहीं कहते हैं उसमें, चारवाक कभी ये नहीं कहता कि बिगड़ जाओ, लेकिन वो भौतिकता उसमें है, मेटेरियलिज्म है कि लोन लेकर खर्चा करो, ठीक है, घी पियो ऋण लेके। तो चारवाक दर्शन एक रिडक्शनिस्ट अप्रोच है। तो वेस्ट तो, लेकिन अगर आप देखेंगे कि विज्ञान की जो तरक्की हुई है या जो, वो इसी फिलॉसफी के अंदर आता है। इसके जो ऋषि हैं वो बृहस्पति हैं, ये भी हमारा दर्शन है। इसको हम लोग ये नहीं बोलते बड़ा हीन है, हाँ, इसको भी हमने दर्शन, ये हमारा दर्शन है, वो भी बृहस्पति का है। तो जुपिटर, तो ग्रीक गॉड है जुपिटर। तो आप समझ जाइए कि भारत का और क्या वो इन्फ्लुएंस रहा है, वो उन्होंने उस दर्शन शास्त्र को अपना लिया था बस, और वो भौतिकता में आगे आ गए, ठीक है। हाँ। तो चारवाक को भी पढ़ा रहे हैं, हाँ, और वेद को भी पढ़ाना है। तो वेद से कुछ अंग को मैं लेता हूँ कि वेद में वो क्या पढ़ाए, है ना। वेद इतना विशाल है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को क्या बताया, तो उसमें उन्होंने कहा कि जीवन जो है वो पंच ऋण सिद्धांत पे है, और उसको कंपेंसेट करना है पंच यज्ञ से, ठीक है। जो आप कहेंगे कि पंच ऋण जो होता है, जिसमें हम कह रहे हैं कि पितृ ऋण है, माता पिता पूर्वजों का जो ऋण है ना। उसके बाद हम कह रहे हैं देव ऋण है। अब आसान भाषा में जो विजिबल है, अब जैसे सूर्य हैं, देवता हैं, है ना, जल हैं, अग्नि है, तो इनकी वजह से हमें बहुत कुछ मिला है, तो इनका भी एक डेट है, इनका भी एक ऋण है, उधार है हमारे ऊपर। देव ऋण है, गुरु ऋण है, ठीक है। तो ये जो ऋण है, ऋषि ऋण है। ऋषि ऋण क्या है कि जिसके लिए मैंने ये पुस्तक लिखी, ऋषि ऋण क्या होता है कि एक परंपरा से ज्ञान आता है, उसको अगर समाज तक आप नहीं फैलाएंगे तो ऋषि का भी एक डेट है, उधार रह जाएगा। उतना उन्होंने जो ढूंढा, साइंटिफिक डिस्कवरी की, वो समाज के कल्याण में अगर उसका प्रयोग ही ना रहो तो एक उधार ही, हमारे ऊपर इतना कल्याण उन्होंने कर दिया और हमने उसका प्रयोग नहीं किया कल्याण के लिए, तो एक उधार लेके ही हम मृत हो जाएंगे। बाह्यकरण जो ये इंस्ट्रूमेंट जैसे गिलोय है। हाँ। अब गिलोय जड़ी बूटी है आयुर्वेद में। अब मान के चलिए कोविड की जो समस्या है, ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, वो अलग ठीक है, लेकिन मेरे बोलने का क्या मतलब है कि अगर आयुर्वेद का ज्ञान नहीं होता, हर चीज गोली से सॉल्व होती, तो क्या इतने बड़ी जनसंख्या को सबको गोली देना संभव था? नहीं था। नॉलेज जो है उस विजडम को ट्रांसमिट करना चाहिए हमें नेक्स्ट जनरेशंस तक, और उस वजह से क्राइसिस में भी हम बचे रहे। उस वजह से हम क्राइसिस में ही बचे रहे। तो
ये ऋषि ऋषि ऋण हो गया कि उनके जो दिए हुए परंपरा का ज्ञान है उसको हम आगे परंपरा को हम ले जाएं, ठीक है, पितृ ऋण हो गया। तो इसको अगर वेस्ट के फ्रेमवर्क से मैं कहूँ तो वो कह रहे हैं कि फैमिली वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देना है, एंसेस्टर्स को भी इम्पोर्टेंस देना है। लिविंग रिलेशनशिप टूट रहा है वो तो अलग है, हम बोल रहे हैं मृत होने के बाद भी हम सम्मान उनका कर रहे हैं। तो ये जो पितृ ऋण है वो भी निभाना होता है ना, ऋषि ऋण है, गुरु ऋण है। तो एक जो समस्या का समाधान या सृष्टि को देखने का क्या नजरिया है कि हम जन्म लेते हैं तो एक उधार के साथ है, उसको चुका के ही जाना है, ठीक है, ये वेद की शिक्षा आ रही है, ठीक है। उसको पंच महायज्ञ से करना है, मतलब ब्रह्म यज्ञ है, समझना कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, जिसमें सांख्य दर्शन वो पढ़ रहा है। और हम सारे अपने कर्म का एक व्यक्ति इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअल एब्सोल्यूट फ्रीडम अप्लाई नहीं करता है, उसमें कुछ एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस भी, इसको समझना बहुत आवश्यक है कि हमारे सारे कार्यों का जो परिणाम आ रहा है केवल हमारे कारण नहीं आ रहा है, इसके पीछे कुछ और भी है, देवत्व भी है या दैवीय योजना है या लीला है, आप जो बोले। आप परसेंटेज में बोल सकते हैं कि अच्छा 50% हमारा रोल है, 50% कुछ और रोल है, डिवाइन इंटरफेरेंस। डिवाइन इंटरफेरेंस, वो प्रारब्ध हो सकता है, हमारे पूर्व जन्म के कर्म हो सकते हैं। तो बहुत लोग कहें कि तो माने क्या, मतलब बीज जो है वो आपका प्रारब्ध है, वो आपको मिला है, डिवाइन इंटरवेंशन। लेकिन आपने खेत की अगर जुताई नहीं की, उस पर खाद नहीं डाला, तो बीज भी वृक्ष नहीं बनेगा, वो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ अगर आपने नहीं दिखाया तो आप लायक हैं तब भी वो तो दिखेगा नहीं, है ना। तो दैव और पुरुषार्थ ये दोनों साथ चलते हैं, ये चाणक्य जो है ये सिखा रहे हैं पंच ऋण और पंच महायज्ञ से। फिर वो कह रहे हैं कि भूत यज्ञ करना है, मतलब पशु पक्षी इनकी भी सेवा करनी है, उन्हें भोजन देना है। तो इकोलॉजी का आ गया। तो अभी जो हम एक्टिविज्म करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि इनहेरेंटली साइंस उसकी बात नहीं करता है। अगर चाणक्य अभी होते तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को कहते कि देखो वहाँ डेकार्टेज प्रिंसिपल है जो कहता है कि नेचर को कंजम्पशन के लिए है, वो ह्यूमन के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। अब देखिए इसको बड़ा अच्छे से लोग बोलते हैं नहीं ह्यूमैनिटी के लिए हमें करना है, मानवतावाद के लिए करना है। मतलब ये फिर एक सुपीरियर की ह्यूमन क्यों बीच में आप ला रहे हैं। फिर आपने कहा कि नहीं मैं रिलीजन को नहीं मानता हूँ, मैं तो ह्यूमैनिटी को मानता हूँ। तो ह्यूमैनिटी में ह्यूमन फिर तो सेंटर हो गया, फिर तो एक समस्या है, फिर वो पर्यावरण सेंटर, ठीक है, नहीं है। तो हम ऋण जब बोल रहे हैं कि हम सेंटर नहीं है, क्योंकि मेरे पास उधार है, हमको ढूंढेंगे सब उधार चुकाने के लिए, उनका उधार हमको चुकाना है। हम हैं सेंटर, लेकिन हम पावरफुल नहीं है, बड़ा कमजोर है जब जन्म लेते हैं, उनके उधार को समाप्त करना है। और उसमें मनुष्य यज्ञ भी है, जो हम कहते हैं वेलफेयर स्टेट की, कि जो दीनहीन गरीब है, दरिद्र नारायण है, उसकी सेवा करनी है। तो ये जो है पंच महायज्ञ से पंच ऋण को करना, ये वेद की शिक्षा वो ले रहे हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण से जो आप समझ लीजिए। तो ये वेद की शिक्षा हो गई, ठीक है। यहां पर तो ये शिक्षा नहीं है यज्ञ की और आत्मा की, जो चारवाक से भिड़ेगा नहीं भिड़ेगा। तो विरोधाभास कैसे होगा। चारवाक अब बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ऐसा लिखित रूप में नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ चारवाक पढ़ा क्यों रहे हैं, ये मेरा एक अनुमान है, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है, कोई क्लेम नहीं कर रहा। क्योंकि चारवाक होता क्या है, पुनर्जन्म नहीं होता, आत्मा नहीं होती, जो है यही जीवन है। अच्छा, इसका मतलब प्रारब्ध भी समाप्त हो गया, क्योंकि पिछला जन्म भी नहीं है, मतलब सिर्फ पुरुषार्थ आ गया, केवल पुरुषार्थ, 100% पुरुषार्थ। तो राजा को वो कह रहे हैं ताकि ड्यूटी ठीक से निभा पाए अपनी, पावरफुल, उसको एक्चुअली ये आइडियोलॉजी उसे पावरफुल बना रही है। मेटेरियलिस्टिक जो है वो कह रहे हैं कि एक कमजोर व्यक्ति, उसके साथ जब बुरा होता है तो वो कहता है कि भगवान सब देख रहा है, चित्रगुप्त तो सब लिख रहे हैं, तुम्हारा भी हिसाब होगा इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में। तो चाणक्य कहेंगे कि तुम अगले जन्म में कैसे हिसाब करोगे, तुम 25 वर्ष 40 वर्ष के लिए राजा बने हो, तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो तुम में ही परमात्मा का अंश है। तो भारत में जितने भी राजा रहे हैं उनको ईश्वर माना गया है, परमात्मा अवतार, इस कारण से क्योंकि उसको लगभग वो चारवाक जैसा बना रहे हैं कि सर्वे सर्वा तुम हो या स्टेट है, राष्ट्र है, तुम्हें न्याय लेना है, कर्म के आधार पर नहीं सोचना है, दंड नीति के आधार पर सोचना है। तो ये जो पावर है, ये रिडक्शनिस्ट अप्रोच है, यही वेस्ट का पावर था। बेसिकली भौतिकता में आपको अगर आगे जाना है तो भौतिकता पे फोकस करना होगा, अध्यात्म पर आगे जाना है तो अध्यात्म पर फोकस करना होगा, और अगर बैलेंस पे जाना है तो चारों पुरुषार्थ जो हम कह रहे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जब चारों साथ में आते हैं
तब जाकर बैलेंस बनता है। तो वेस्ट की भी समस्या हुई कि सिर्फ भौतिक में गए तो समस्या आ गई, सिर्फ अध्यात्म में आप गए तो जो बौद्धिज्म के साथ हुआ कि जो अध्यात्म की चरम पे चले गए। लेकिन जो एक प्रहरी चाहिए था समाज में, एक भौतिक व्यक्ति, लड़ने वाला व्यक्ति चाहिए था जो क्षमा ना करे, है ना, संत की क्षमा, व्यक्ति की क्षमा जो अलग रहनी चाहिए थी, ये जो समस्या आई, तो ये चार तो चाणक्य जो समझा रहे हैं तो वेद भी सिखा रहे हैं, क्योंकि सृष्टि जो है वेद आधारित ही है, शब्द प्रमाण है वो। लेकिन तुम्हें व्यक्ति के हिसाब से निर्णय नहीं करना, स्वधर्म और राजधर्म अलग होगा, इसलिए चारवाक तुम्हें सीखना है। जी, जिस बैलेंस, जिस संतुलन की आप बात कर रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, वो इसके लिए वो दोनों सीख रहा है। देखिए, वो सीखना उसे दोनों है। चाणक्य वो संतुलन प्रोवाइड करते हैं राजा के लिए। सर, पंच यज्ञ, जैसे आप बोला, पंच से मुझे याद आया पंचकोश। जैसे हम बात कर रहे हैं, ऐसे कॉन्वर्सेशंस होते हैं मेरे जो भी ऑथर्स के साथ। तो एक फ्रेंड से मेरी बात हुई, उस फ्रेंड ने बोला कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है ना, इसे तुम ये बात कर पा रहे हो, किसी गरीब मजदूर से जाके बात करो। मुझे उसकी बात छू गई दिल पे। हम जो है ना मेडिटेशन सिखाते हैं लोगों को जैसे। तो एक बार एक ऑफिस कलीग के साथ मैं जा रहा था, एक मज़दूर कह सकते हैं, जैसे लेबर ब्रदर थे, यंगस्टर था, 23-24 साल का था, 4वीं तक पढ़ा हुआ था वो, ये अनुभव साझा कर रहा हूँ मैं। तो उन्हें मेडिटेशन सिखाया, उनके पास समय था, हम जाते थे ऐसे सोशल कह सकते हैं आप इंटरेक्शन के लिए, उन्हें मेडिटेशन सिखाया। उस दौरान उनसे जो वार्तालाप हुआ, तब वो ही प्रश्न उन आप प्रोलेटेरिएट कहेंगे आज, उसके मन में भी यही प्रश्न है जो आज भरे पेट वाले आर्म चेयर इंटेलेक्चुअल्स के मन में था कि हम हैं कौन, हु आर वी, व्हाट इज़ द पर। मैं ये जो भी है जीवन जी रहा हूँ, एक जो रोबोटिक लाइफ हो गई है, पर्पस क्या है लाइफ का, यही एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्वेश्चंस, ये जैसे मैं सार्त्रे और एल्बर्ट कामू बता रहा हूँ, इनको पढ़ने वाले लोग भी करते हैं। और मुझे मतलब मानवीय चेतना को वो लगा कि सिर्फ भरा पेट तय नहीं करेगा, चेतना का स्तर तय करता है कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं। आप बताते हैं ऋषि इंटेलिजेंस में कि हु आर वी, पंचकोश बताइए, और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस क्रिएशन, सृजन का। फिलॉसफी के साथ एक प्रॉब्लम आता है कि फिलॉसफी में डीप जाने पे व्यक्ति सैटिस्ड हो जाता है, उदास की तरफ भागता, उदासी छा जाती है। इसका मतलब वो ऐसा नॉलेज है जो प्रज्ञानम ब्रह्म नहीं है, आनंद वाला नहीं है ना। सत्यम आनंदम और ब्रह्म जो है, या सत्यचित आनंद है। अगर हम रियलिटी को समझना चाहते हैं तो अनुभव में आनंद आएगा। अगर आप उदास हो जा रहे हैं, इसका मतलब मन के डायमेंशन में ही खेल रहे हैं, मन को अब संतुष्टि नहीं मिल रही है उन उत्तरों से, इसलिए आप उदास हैं। मन को अभी कुछ और चाहिए, मतलब अब उसे शब्द नहीं चाहिए थे, अब उसे अनुभव चाहिए थे। जब व्यक्ति नया नया अनुभव लेता है तब उसे आनंद आता है, ये भी है। तो जो पंचकोश है उसमें हम कहते हैं कि हमारी जो रियलिटी है वो लेयर्ड रियलिटी है, मतलब शीत है, कवरिंग है, और वो भी आत्मा के बाहर, मतलब आत्मा है तो फिर आनंदमय कोश है। तो हम आनंद से ज़्यादा पहचानते हैं आत्मा को या स्व को, रियलिटी को, मतलब अल्टीमेट रियलिटी को आनंद से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि वो सबसे करीब है। लेकिन आनंद भी रियलिटी बेसिकली नहीं है। आनंद एक कैरेक्टरिस्टिक है जो सबसे क्लोजेस्ट है, इसलिए आनंद को हम मानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि विज्ञानमय कोश है, मतलब ये आनंदमय कोश है, मतलब आत्मा को कवरिंग जो है, पहली कवरिंग हो गई आनंदमय कोश, उसके बाहर की पेरिफेरी हो गई आपकी विज्ञानमय कोश, जिसमें बुद्धि है, जो मैंने कहा था रथ में कि बुद्धि आत्मा के सबसे क्लोजेस्ट है। उसके बाहर आ गई जो हम कह रहे हैं कि मनोमय कोश कह दे, या साथ में फिर कह दे प्राणमय कोश कह दे, और फिर अन्नमय कोश कह दे, ठीक है। तो अन्नमय कोश हो गया, वॉट एवर वी ईट वी बिकम, जो हम खाते हैं वो बन जाते हैं, तो अन्नमय कोश है। इसीलिए भोजन का भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्योंकि वो हमारी रियलिटी का पार्ट है। और क्योंकि उसके बगल में प्राण और मन है, तो मन इन्फ्लुएंस होता है उस भोजन से भी। तो जब हम कहते हैं आई हैव माई राइट टू चूज़ माई फूड, है ना, हमें क्यों बता रहे हो कि क्या खाना चाहिए कि क्या नहीं खाना चाहिए, तो
हम यहाँ सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम ये आपके बेनिफिट के लिए बोल रहे हैं कि एनिमल इंस्टिंक्ट कम होगा अगर ये फूड आप छोड़ोगे या कम करोगे। सतोगुण ये बढ़ेगा। आपके बेनिफिट के लिए आपको बताया जा रहा था, ये नहीं बताया जा रहा था कि वी आर सुपीरियर तो मेरा वाला फॉलो तुम करो। हम आपके बेनिफिट के लिए एक मेथड बता रहे थे। तो अन्नमय कोश है। तो और जो प्राण और मन है, अब इसमें देखिएगा, जो भी व्यक्ति का प्राण का स्तर नीचा होगा उसका मन भी डाउन होता है, और प्राण का स्तर जिसका उच्च होगा उसका मन भी बड़ा सही रहता है। अगर सुबह से लेकर रात 10 बजे तक किसी का प्राण का स्तर उच्च रह जाता है तो उसका मन उस समय तक जॉली मूड में वो रहेगा या बढ़िया रहेगा। अगर वो थकता है एग्जॉस्ट होता है, प्राण गिरता है, तो फिर वो मन भी उसका थोड़ा उदास होने लगता है। तो स्वामी विवेकानंद पंचकोश को बहुत अच्छा से एक जगह बताते हैं। वो कहते हैं कि आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम जितेंद्रिय होने की तो बात कर लिए, लेकिन करे कैसे? द हार्डेस्ट पार्ट इज दिस। सजेस्ट करना तो बड़ा आसान है, देखो इसको कंट्रोल कर लो, करे कैसे? तो कह रहे हैं फ्लाईवी, वो देखो गन्ना का जो रस निकलता है, वो तो ऐसे मशीन का एग्जांपल देते हैं, लेकिन मैं गन्ना के रस को निकालने की मशीन को देखिए कि हाथ जो है वो गन्ने के साथ वहाँ हाथ नहीं डाला जाता है, फ्लाईव्हील को ऐसे पकड़ के घुमाया जाता है। तो कह रहे हैं श्वास ही बस वॉलंटरी है और इनवॉलंटरी है, बस उसे ही आप कंट्रोल कर सकते हैं, और उससे वो समहाउ वो जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो ट्रांसफ़र होता है, तो फिर वो प्राण को जाता है और प्राण फिर मन को करता है बैलेंस। एंड बुद्धि तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है आत्मा के बगल में, तो जब मन और ये बुद्धि के एज पर हो गया, बुद्धि जो कह रही कि ये करना चाहिए, हर बच्चे को पता है पढ़ने से हम फर्स्ट कर पढ़ाएंगे, लेकिन कहते हैं कि मन नहीं लग रहा है उसका पढ़ने का, तो बुद्धि को तो पता ही है क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन कर नहीं रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, क्रिया शक्ति नहीं है, ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति नहीं है। तो वो तब होगा जब मन और बुद्धि सिंक होगा, तब तो पालन करेगा, है ना। मन विचलित है तो आप सोच रहे हैं 4 बजे उठना चाहिए, नहीं उठ सकते क्योंकि मन व्यस्त है। तो इनको साथ में लाने के लिए प्राण को बैलेंस करते हैं, और प्राण अन्न से भी बैलेंस होता है, वायु से भी होता है, श्वास से भी होता है, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, फूड कंट्रोल कर सकते हैं, वातावरण कंट्रोल कर सकते हैं कि हम दूसरा जगह चले जाएं, है ना। तो पंचकोश आप देखिए कि हमारी जो रियलिटी है वो इन्फ्लुएंस होती है अलग अलग स्तर पे, फूड पे, मन पे, प्राण पे, एनर्जी लेवल पे, है ना। तो जिन चीज़ों को हम कर सकते हैं ये समझने के लिए पंचकोश है, लेकिन करना जो है वो फिर वो बाहरी परिधि को हम बस कर सकते हैं, तो उसको करने के लिए बताया जा रहा है जी। और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस क्रिएशन? जीवन का उद्देश्य आनंद में रहना। देखिए, जीवन का उद्देश्य ये तो मेरे लिए बताना ऐसे कठिन है, लेकिन एक यात्रा है, सीधी सीधी यात्रा है, इवोल्यूशन है कि वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म के भी पहले सिर्फ जड़ तत्व रहा हो, फिर वो सिंगल सेल बना होगा, फिर 84 लाख योनि बना, एंड देन फिर जो है कि अब मनुष्य हो गया, फिर एक देव योनि हुआ, और फिर आप विलीन होना प्रारंभ कर दिए। तो मतलब एक यात्रा की और कंप्लीट करके वापस चले गए जहां आपने यात्रा प्रारंभ की थी। तो जैसे मैंने कहा कि अगर दृश्य नहीं होगा तो दर्शन किस चीज़ का करेंगे? तो ब्रह्म अपने आप को एक्सपेंड नहीं करेगा, मैनिफेस्ट नहीं करेगा, तो होगा क्या? तो ये दृश्यों के अनुभव के लिए है, ये बेसिकली ये अनुभव के लिए है, पर्पस है उसको। आप जो ब्रह्मांड का एक नियम है जिसको हम ऋत कहते हैं, ब्रह्मांड एक नियम से चलता है, ठीक है, वो लॉ ऑफ एंट्रोपी से नहीं चलता, डिग्री ऑफ रैंडमनेस से नहीं चलता, ठीक है, वो एक ऋत से चलता है। और कर्म जो है, जो पाप और पुण्य हम कहते हैं, वो ऋत के जो सिंक में होता है उसको हम पुण्य कहते हैं, जो उससे उसको बिगाड़ने का प्रयास करता है वो पाप में चला जाता है, जो आसान भाषा में अगर मैं कहूँ। तो कर्म को अपने ऋत के हिसाब से बैलेंस करना, एटलीस्ट अगर यात्रा कर रहे हैं तो उसका भी एक लहजा है, उसका एक करने का एक ढंग है। उन नियमों का पालन करेंगे तो दूसरे को डिस्टर्ब आप नहीं करेंगे, अपनी यात्रा का आनंद लेंगे, है ना। तो सभी व्यक्ति स्वतंत्र हो, इतना स्वतंत्र हो कि कोई दूसरा डिस्टर्ब नहीं हो रहा हो, इस तरह से अपनी यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो आपकी यात्रा सफल भी होती है और सबकी यात्रा सफल होती है। सर, स्वामी भास्कर अरण्य जी के साथ आपने कुछ अपना संवाद थोड़ा जिक्र किया है इसमें, वो जो कुछ आपने प्रश्न किए थे जीवन संबंधी प्रश्न कि योग और मेडिटेटिव स्टेट, आपने लिखा है कि मेडिटेटिव स्टेट जो है उससे वो अंडरस्टैंडिंग आती है जो लॉजिकल डिडक्शन से भी नहीं आती है। तो वो आपको थोड़ा उनके साथ अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं कुछ? उसमें मैंने एक तो बीमारी और कर्म को पहले जोड़ा था। जो पहला जो जैसे मैं लोगों को पूछता हूँ कि
योग में हमने किया क्या, हमने तो कोई मेडिकेशन लिया नहीं, दवाई नहीं ली, ठीक कैसे हो रहा है पहले तो ये आप देखिए। और एक स्टेटमेंट ये कहता है कि कर्मों की वजह से हमारी या तो हमारा ग्रोथ है या हमारा डी ग्रोथ है या हमारी समस्याएं हैं, ठीक है। तो अच्छा बीमारी है तो इसका भी कोई कर्म रहा होगा, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि योग से बीमारी ठीक हो रही है। तो मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा था कि क्या योग करने से प्रारब्ध बदलता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि डेस्टिनी बदल जाती है क्या योग करने से। तो एक तो कर्म का बात आया कि एक होता है संचित कर्म, एक है प्रारब्ध कर्म, एक है पका हुआ कर्म, वो इर्रिवर्सिबल है। अब रामकृष्ण परमहंस को कैंसर होना है तो वो इर्रिवर्सिबल है, थ्रोट कैंसर होना है। लेकिन कुछ एक संचित कर्म है जिसको फॉर्मेट किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। चित्त को जब शुद्ध करते हैं तो बेसिकली आप साफ करते हैं। तो योग में क्या कर रहे हैं, हम संचित कर्मों को साफ कर रहे होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे खत्म होना प्रारंभ हो जाता है। तो उस कर्म का ही प्रभाव खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो वहाँ पर यही बात हुई कि यस, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं एक जन्म कम पड़ेगा। तो मुझे मेरा आंसर मिल चुका था कि अच्छा इसका मतलब 100 जन्म में मिलेंगे या 1000 जन्म मिलेंगे, या फिर 20 घंटे इसी जन्म में किया जाए तो 20 जन्मों का प्रभाव मिल जाएगा, जो आप 1 घंटे का कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर मैं क्यूमुलेटिव बोलूं, मेडिटेशन को 1 घंटे, आधा घंटे, 2 घंटे से जोड़ा जा रहा है, लेकिन जब साधना हम कह रहे हैं तो 15-20 घंटे की साधना बोल रहे हैं। इसका मतलब 20 जन्मों का भी जो यात्रा है उसको किया जा सकता है, तो प्राप्त किया जा सकता है। और डेस्टिनी जो है संचित जो बनने वाली थी परिपक्व की, उसको हम अपने तपोबल से, यही तपस्या यही है कि थोड़ा अनईजीनेस आएगा जो आप करेंगे, लेकिन उसको जब कंटिन्यू रखते हैं दृढ़ शक्ति के साथ, है ना, तो उसको जो टॉलरेंस है, आपकी जो क्षमता है उसको झेलने की, वही तप है। तो तपोबल से आप अपना फॉर्मेट कर सकते हैं अपने कर्मों को, और आप जो रिजल्ट है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ पर यही मुझे ये उत्तर मिला था कि होता है, लेकिन उन्होंने कहा था एक जन्म से संभव नहीं है। तो फिर जो मुझे जानना था, बस मुझे रिलेशन जानना था, होता है बस वही जानना था। वो 1 लाख जन्म में होता है वो अलग बात है। और बहुत सारे जन्मों का जिक्र किया, इसका मतलब पुनर्जन्म भी होता है, बिकॉज हमारी ऑडियंस जो है वो डेथ, पास्ट लाइफ, इसका अराउंड बहुत इंटरेस्टेड है ऐसे टॉपिक्स में। ओके। तो इसका मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन का भी जैसे आपने थोड़ा जिक्र किया है ऋषि इंटेलिजेंस बुक में, तो संचित कर्म का जब जिक्र किया, इसका मतलब पूर्व जन्मों के कर्म हैं वो हमें अभी उनका परिणाम, उन कर्मों का, उन एक्शंस का रिजल्ट दिखता है, कंसिक्वेंस दिखते हैं इस जन्म में। तो इसका मतलब पास्ट और लाइफ जिनको नहीं दिखता है उसके लिए मैंने इसमें एक्सप्लेन दिया कि आपको दिख रहा है कि वो गलत व्यक्ति ग्रो कर रहा है और एक सच्चा व्यक्ति ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो कर्म तो आइसोलेशन में होता नहीं है। पहली बात कि एक व्यक्ति इंडिविजुअल कोई कर्म कर रहा है और इंडिविजुअल रिजल्ट ऐसा होता नहीं है। आप मान के चलिए कि 2000-5000 व्यक्ति एक साथ एटलीस्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनका जो क्यूमुलेटिव रिजल्ट है वो रिजल्ट हर एक व्यक्ति को प्रसाद के रूप में मिल रहा है, उसका प्रभाव। तो पहला तो 1 to 1 नहीं है, इसलिए वो जज आप मत करिए कि आपको तुरंत दिख जाएगा ये किया तो ये मिला, ये किया तो नहीं मिला। नहीं, वो आपके पूर्वजों का भी कर्म का फल है, आपके पड़ोसियों का भी है, आपके समाज का भी है। वो मिल के जो रिजल्ट है वो प्रसाद रूप में सबको थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, और वो फिर फल मिलता है। इसलिए भी अध्यात्म में लोग सामूहिक चेतना शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मतलब सामूहिक चेतना का प्रभाव भी अहंकार तत्व जब समाप्त होता है तो सामूहिक चेतना से ही चीज़ें चल रही होती है और उससे ही सारा कार्य हो रहा होता है ना। मतलब इसमें जो ऋषि इंटेलिजेंस में मेरा जो पर्पस था वो ये था कि साइंटिफिक डिस्कवरी बिना लेंस, बिना माइक्रोस्कोप के, बिना लैब के कैसे किया हमारे ऋषियों ने, वो आंसर के लिए मैंने ये विज्ञान मार्ग के लिए लिखा। ये 5वां मार्ग मुझे लगा कि लिखना चाहिए कि 4 मार्ग तो है, एक विज्ञान मार्ग के लिए ऋषि इंटेलिजेंस लिखा। तो उसमें यही कंक्लूड किया था मैंने कि जो अहंकार तत्व है या जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डाइकोटोमी में, मुझे अगर पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है या खगोल शास्त्र लिखना है या आयुर्वेद लिखना है, तो उसके लिए करेंगे क्या, आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद को जब पहली बार लिखा गया होगा तो कैसे लिखा गया होगा। तो 81 ऋषि धारणा ध्यान समाधि कर रहे हैं नाभि पे, ठीक है।
अब धारणा ध्यान समाधि पे आज नहीं बात हुई, लेकिन एक मैं ये टूल कह सकता हूँ कि एक इंटेंस फोकस है, वन पॉइंटेडनेस फोकस है, और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्जर्वर एन ऑब्जर्वेशन विलीन हो जाता है। आप पौधा हैं कि पौधा आपसे अलग है, इसका जो डिफरेंस है ये जब समाप्त हो जाए तो इसका मतलब होता क्या है कि जब आप ही पौधा बन जाते हैं तो पौधे का ज्ञान आपको मिल जाता है। तो ध्रुव तारे पे जब धारणा ध्यान समाधि की जाती है तो पूरे ध्रुव तारे के मूवमेंट और तारों के गति का ज्ञान होता है, और वही वो लिखते हैं। और नाभि पे जब होता है तो बॉडी के एनाटॉमी बिना काटे हुए पता चल जाती है कि कहाँ कहाँ नाड़ियाँ और कहाँ कहाँ हमारी संरचना बनी हुई है। तो एक समाधि जो हमारा सारा नॉइजेज में डिस्टर्ब्ड है, हमारा पूरा एनर्जी, उसको जब हम समेटते हैं, नॉइज को समाप्त करते हैं और पूरी एक चेतना शक्ति को बस एक महीन लेज़र की तरह जब प्रयोग करते हैं तो वो चेतना उसमें विलीन हो जाती है, हमारी चेतना, और फिर वो हमें डायरेक्ट बता रही होती है कि ये क्या है, क्योंकि हम उससे अलग ही नहीं होते, हम वही बन जाते हैं। तो हमारे ऋषि को अगर स्मार्टफोन के बारे में अगर जानना है तो कुछ करेंगे नहीं, वो 12 वर्षों का वो करेंगे धारणा ध्यान समाधि, और सारी टेक्नोलॉजी आपको बता देंगे एक बार में कि इसमें ये बना हुआ है, क्योंकि वही स्मार्टफोन बन जाएंगे। तो आप वही अगर बन जा रहे हैं तो आपको माइक्रोस्कोप की क्या ज़रूरत है? आप, क्योंकि आप ही लेबोरेटरी हैं, आप ही इंस्ट्रूमेंट है, तो बाहर में नहीं दिखेगी लेबोरेटरी और इंस्ट्रूमेंट। इसीलिए मतलब अंतःकरण ही हमारी लेबोरेटरी है, इसलिए हमारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता है, फिर भी हम अणुओं की बात करते हैं और फिर भी हम आयुर्वेद की बात करते हैं, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस क्या, इसमें एक पूरा चैप्टर है कि वो गुफा क्यों जाते हैं, फिर वो समाधि में भी संप्रज्ञात समाधि है, उसको कैसे प्राप्त करते हैं, क्योंकि ऋषि तो मोक्ष नहीं प्राप्त कर रहे हैं, वो तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों होता है कि जाते हैं समाधि की यात्रा में, वापस लौटते हैं समाज में, फिर उस ज्ञान को देते हैं, फिर वो जाते हैं, जीवन मुक्त अवस्था में ही रहते हैं। तो लेकिन चाणक्य इंटेलिजेंस ये लिखने का पर्पस मेरा ये था कि राजधर्म मतलब पारमार्थिक सत्य और व्यवहारिक सत्य को मिक्स नहीं करना है। परमार्थ के बारे में बात करते करते कि जगत माया है और फिर हम उसमें फंस गए हैं और परेशान हैं, तो फिर जो मेरी ड्यूटी है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, तो वो डिफरेंस करना, व्यवहार क्या है और परमार्थ क्या है, ये दोनों स्तर अलग अलग है। ठीक है, ये इनकम्प्लीट है, लोअर लेवल है भौतिक स्तर, लेकिन उसको भी जीना पड़ता है। उसके क्या नियम है, राजधर्म क्या है, स्वधर्म नहीं राजधर्म क्या है, उसके लिए फिर मुझे चाणक्याज इंटेलिजेंस लिखनी पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे अभी आप ने 2 किताबें लिखी हैं जिनका हमने आज थोड़ा बहुत आपके साथ चर्चा की। वृक्षायुर्वेद संहिता भी लिखी है, जल्द ही, बहुत जल्द फिर मुलाकात करते हैं, फिर उस किताब पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पीएमसी हिंदी चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम लोग साथ में बैठे और चर्चा। तो आज के एपिसोड में हमने जाना कि फिलॉसफी और दर्शन अलग अलग होते हैं। दर्शनों में जो षट दर्शन है, थोड़ा बहुत उनके बारे में जाना, और जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनका काफ़ी बारीक एनालिसिस किया रवि जी ने। साथ ही साथ स्पिरिचुअल साइंस की जब हम बात करते हैं तो साइंस, विज्ञान को हम किस दृष्टि से देखें, ये उन्होंने हमें नए बिलीफ्स अपनाने के लिए कहा कि हम ऑलरेडी जो सेट पैटर्न है बिलीफ्स का, उसे चैलेंज करें। अगर आपने ये एपिसोड टेलीविज़न पे देखा तो कृपया पीएमसी हिंदी को यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो पीएमसी हिंदी को दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारी इससे बहुत हेल्प हो जाएगी। सायोनारा आपका प्यारा, मैं रमन अभी लेता हूँ विदा, पर मिलूंगा दोबारा जल्द किसी नई लेखक, नई किताब के साथ। करेंगे खूब सारी ज्ञान और अनुभवों की बात। तब तक के लिए देखते रहिए पीएमसी हिंदी।